नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों 10th बोर्ड बूस्टर हिंदी मीडियम सीरीज में हम अध्याय 2 को लेकर आए हैं। मतलब पिछले अध्याय में हम पहले अध्याय को पढ़ा था जिसमें हमने क्या किया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को एक लेक्चर में खत्म किया था। अच्छा सर, कैसे करने वाले हैं इस अध्याय को हम? तो वैसे जैसे पिछला अध्याय किया था, क्या किया था कि मैंने लाया था आपके सामने कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों से संबंधित सारे के सारे कंसेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किए थे। और देन क्या हुआ था? देन हुआ था सर, हमने उन प्रश्नों का उत्तर दिया था। क्या दिया था? उत्तर दिया था। तो वही कुछ यहाँ पर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो सर कौन कौन से टॉपिक कवर करवाने वाले हो वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण होते क्या है। क्या होते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण होते क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा सुनो भाई, दूसरा ये रहा कि अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं, समझ रहे हो, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं वो सारी की सारी इस वीडियो लेक्चर में कवर होने वाली है। थर्ड सुन लो, पीएच अवधारणा क्या होता है भाई, पीएच होता क्या है, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, अम्लों के लिए पीएच मान क्या होता है, क्षार के लिए पीएच मान क्या होता है, उदासीन के लिए पीएच मान क्या होता है, और मेरे प्यारे बच्चों पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, मोस्ट इंपोर्टेंट वो चीज हम देखने वाले हैं। और फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट कि कुछ रासायनिक यौगिक है ना आपके इस अध्याय में दिए हुए हैं, आपकी इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय में दिए हुए हैं, ठीक है, दूसरे अध्याय में दिए हुए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों उसमें कौन कौन से है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, अगर मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के बनाने की विधियां है ना, इनके उपयोग, इन सभी को हम क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले। क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? कवर करने वाले हैं, ठीक है। यही एक तरीके से आपके है ना एग्जाम का सिलेबस है और इसी के बेसिस पर हम पूरा की पूरा है ना ये लेक्चर मतलब मजा ही आने वाला है तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो सर पहला प्रश्न बता दीजिए, पहला प्रश्न बता दीजिए, ठीक है। हाँ भाई, पहला प्रश्न जो है वो है कि अम्ल एवं क्षार क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अम्ल एवं क्षार क्या है भाई, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो क्या होता था कि रासायनिक गुणों के आधार पर है ना मैं यौगिकों को 3 कैटेगरी में विभाजित करता था या वर्गीकृत करता था, ठीक है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज थी, 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? पहला क्या था? अम्ल, क्षार या लवण, है ना, अम्ल, क्षार या लवण। और पिछली कक्षाओं में तुम क्या करते थे? तुम ऐसा बोलते थे अम्ल स्वाद में खट्टे होते, क्षार स्वाद में कसैले या कड़वे होते, है ना। तो इस तरीके की चीज है ना। अब एक बात बताओ कि सारे के सारे अम्लों को तुम टेस्ट कर सकते हो, उनका स्वाद ले सकते हो क्या? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ऐसा तो कर सको कि भाई किसी ने संतरा लेकर आएगा, ले भाई संतरा लेके आ, हाँ भाई खाया, खट्टा है भाई साहब, अम्ल है। क्या है? अम्ल है। किसी ने नींबू लेकर आया, भाई कोई तूफान नहीं करना चाहता था कि इसको नींबू चखाता हूँ, तो उसने नींबू चखा, ठीक है, वो क्या है? तुमने देखा भाई खट्टा है, अम्ल है। फिर किसी ने क्या किया? किसी ने लैक्टिक एसिड, मतलब अगर हम बात करें, देखो नींबू और संतरे में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अब तुम्हारे सामने किसने लिया है? दही लिया है किसी ने, ठीक है, दही उठाया, दही चक्कर देगा, सर ये खट्टा है तो मतलब ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। यहां तक तो कहानी ठीक चल रही थी। अब देखो दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अब कोई आ गया भाई है ना, कोई तूफानी करने आएगा, तो उसने ले आया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उसको चखना पॉसिबल है क्या? नहीं। और धोखे से अगर चख लिया तो खत्म खत्म से जिंदगी लगने लगेगी मेरे बच्चों की। तो भाई क्या करे सर कि हमें ये इस चीज की सूचना मिल जाए कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, किस प्रकार हमें पता चलेगा? तो बेटा क्या होता है, कुछ होते हैं सूचक। क्या होता है? सूचक। सूचक मतलब इंडिकेटर, है ना, वही कि जो लेफ्ट का देकर, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो लेफ्ट का देकर राइट को मुड़ जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बस वही है कि मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास भी कोई सूचक रहेगा। क्या रहेगा? सूचक रहेगा जो मुझे ये इंफॉर्मेशन देगा कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति, कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति की। और उसी में एक सूचक का टाइप है, वो है मेरे प्यारे बच्चों लिटमस। क्या है? लिटमस, ठीक है। तो एक लिटमस पत्र होता है। क्या होता है? लिटमस पत्र होता है। क्या बात है, लिटमस पत्र होता है। अब वो क्या करता है सुनो, क्या होता है, ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 तरीके का होता है। पहला सुन लो, तो लिटमस पत्र है वो 2 तरीके का है। पहला कौन सा है भाई? पहला है लाल। कौन सा है? लाल, मेरे लाल। कौन सा है? लाल। और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों नीला। कौन सा है? नीला। तो मेरे
लाल नीला। देखते हैं पहले क्या होगा कि भाई साहब एक वर्ड याद रखना। क्या याद रखोगे? अनिल, है ना। इन सबसे ऊपर कौन है? अनिल। क्या भाई? तो अनिल का मतलब क्या होता है सर? अनिल का मतलब ये होना, आ मतलब अम्ल। क्या होता है? आ मतलब अम्ल। तो अम्ल लिख लिया भाई, ठीक है। नी मतलब नीला, अम्ल, नीले लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र, ठीक है। लिटमस पत्र को क्या कर देता है? फिर नी हो गया, फिर कर दिया लाल, लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो देखो अनिल कितना हेल्पफुल है, जिससे तुम्हें ये चीज याद हो गई कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है मेरे लाल? लाल कर देता है। हाँ बहुत बढ़िया। तो इधर देखो भाई, अब साहब तो क्षार क्या करेगा? तो क्षार जो है, या अगर मैं बात करूं क्षारक जो है, अभी बताते हैं क्षार और क्षारक क्या होता है। क्षारक जो है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को, किसको? लाल लिटमस पत्र को, ठीक है। हाँ, लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को क्या कर देगा भाई? क्या कर देता है? पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये सूचक है ना, इसने तुम्हारे पास एक सूचक है जिसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई साहब कि ये इसकी प्रकृति अम्लीय है और इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है, ठीक है। हाँ भाई, अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्षारक दिया हुआ है ना तुम्हारे में, ये मैंने जो क्षारक वर्ड लिखा हुआ है, ये क्षारक दो तरीके का हो सकता है। अगर ये जल में विलय है, क्या है ये? अगर ये जल में विलय है, क्या है भाई? जल में विलय है, तो उसको मैं बोलता हूं क्षार। क्या बोलता हूं? क्षार, ठीक है। जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई? एल्कली है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। और क्षारक को क्या बोलते हैं अपन? बेस। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। और अम्ल को क्या बोलते हैं भाई? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जल में विलय होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? क्षार। क्षारक जल में विलय भी हो सकते हैं और अविलय भी। अगर विलय है तो उसको अपन बोलेंगे क्षार। मतलब एक बात मैं ये बोल सकता हूं कि जो सभी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं। सही है भाई, क्षारक का तो एक टाइप है क्षार। मैं ऐसा एक चीज लिख सकता हूं कि सभी सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। वेरी गुड। बट एक बात बताओ, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं क्या? हाँ, परंतु परंतु सभी क्षार सभी सॉरी सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं क्या? सभी क्षारक जल में थोड़ी विलय होते हैं। क्षार नहीं होते, क्षार नहीं होते हैं। ये याद रखना भाई, नहीं होते हैं। मतलब देखो, क्षार क्या है? एक तरीके से स्पेशल टाइप है किसका? क्षारक का, है ना। कि जो जितने भी क्षारक हैं, है ना, जो जल में विलय हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि सभी जो क्षार हैं वो क्षारक हैं। परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है, क्योंकि सभी क्षारक जल में विलय थोड़ी है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्षार एंड क्षारक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्षार एंड क्षारक। बहुत बढ़िया सर, मेरे को मजा आया, मेरे को मजा आया। चलो भाई मजा करते हैं। अच्छा सर, अब मैं तुम्हें और एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जो क्षार होते हैं ना, जो क्षार होते हैं, पहले अम्ल की बात कर लेते हैं। जो अम्ल होते हैं ना, क्या होता है? जो अम्ल होते हैं, ठीक है। हाँ, वो क्या करते हैं? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में या तो H+ या H3O पॉजिटिव, है ना, H+ आयन या H3O पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, ठीक है भाई। हाँ, H+ आयन या बोल सकते हो H3O पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। कैसे सर, समझाइए। देखो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास था HCl। क्या था? HCl। इसको अपन मैं बोलता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलता हूँ? हाइड्रोक्लोरिक। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, ठीक है। हाँ भाई, जैसे इसको तुम पानी में डालोगे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H+ और क्या बनाएगा Cl-, क्या बनाएगा H+ और क्या बनाएगा Cl-। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, एक तरीके से अम्ल हुआ। क्या हुआ, अम्ल हुआ। एक और सुनो, मान लो मेरे पास होता H2SO4, क्या होता भाई H2SO4। तो जैसे ही तुमने जल में डाला, कहां डाला, जल में डाला भाई, हवा में नहीं, जल में। तो जैसे ही तुमने जल में डाला तो ये क्या बनाएगा 2H+ और SO4-2, SO4-2। तो देखो ये भी क्या अम्ल है, इसको मैं बोलता हूं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलता हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बात है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी को अपन अम्लों का राजा भी बोलते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कौन सा ये भी एक अम्लों का राजा है। क्या है भाई, अम्लों का राजा है, अम्लों का राजा है। द किंग ऑफ एसिड इज सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों को आने लगा, मेरे प्यारे बच्चों को आने लगा। तो जो H+ आयन या H3O पॉजिटिव आयन वाला, जो H3O पॉजिटिव आयन है इसको मैं बोलता हूँ हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बोलता हूँ, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाँ भाई, हाइड्रोनियम आयन। ये बनता कैसे है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या हुआ कि H+ बना ना, ये H+ बना कहाँ बताओ, सर जल में बना। तो ये H+ क्या करता है, ये H+ जो जल उपस्थित होता है ना, ठीक है, जो H+ जो होता है, जो जल है जो उपस्थित है H2O, क्योंकि जली विलयन ही है, वो क्या करेगा, देखो H और H मिलकर क्या बना देंगे, 2H और ये एक H, कितने हो जाएंगे 3। मैं लिख देता हूँ 3। और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। और बताओ एक पॉजिटिव है, मैंने लिख दिया पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये जो चीज तुम देख रहे हो, ये जो चीज दिख रहे हो, ये कैसे बना, इस तरीके से। तो H+ इस तरीके से भी रह सकता है और इस तरीके से भी रह सकता है, बट स्टाइल मारने के लिए मेरे प्यारे बच्चों H3O पॉजिटिव लिख देना, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल वह है जो अपने है ना कौन से विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार क्या होते हैं, क्षार जो होंगे बेटा वो OH- आयन उत्पन्न करेंगे। कौन से आयन उत्पन्न करेंगे, OH- आयन उत्पन्न करेंगे, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अभी देखते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो OH- आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, तो सर एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दो, है ना, एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दो, देख लेते हैं भाई। अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो अपने जलीय विलयन में, है ना, किसमें, जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, अम्ल कहते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है भाई, खट्टा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ भाई, अगला देखते हैं भाई। अब क्या होता है ना, स्रोतों के आधार पर, है ना, स्रोतों के आधार पर मैं अम्ल को, है ना, इनके उदाहरण पढ़ना अपने को, तो अम्ल को है ना मैं दो, है ना, श्रेणियों में वर्गीकृत करता हूं। पहला जो अम्ल है वो क्या होता है, कार्बनिक अम्ल। और दूसरा जो अम्ल है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों खनिज अम्ल। क्या होता है, खनिज अम्ल, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल ज्यादातर अपन है ना लिविंग सोर्सेस, है ना, ज्यादातर लिविंग सोर्सेस हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। हाँ, तो और एक बात याद रखना, है ना, ऑर्गेनिक सोर्सेस से भी तुम बोल सकते हो कि प्राप्त करते हैं। अब वो कौन कौन से हो चीजें होती है, ठीक है, वो देखो। पहली बात, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से है, प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, वो कैसा है, कौन सा है भाई, वो है पहली बात तो सिरका। कौन सा है, सिरका। सिरका को तुम एक तरीके से, तुमने विनेगर सुना होगा, है ना, तो विनेगर में कौन सी चीज प्रेजेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। और याद रखना इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है भाई, CH3COOH। और एक बात याद रखना, इसको जब तोड़ोगे ना, अम्ल है ना ये, तो क्या बनेगा, CH3COO- और H+। क्या बनेगा, H+। याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। और इसको मैं बोलता हूं एसिटेट आयन। कौन सा आयन बोलता हूं, देखो एसिटेट आयन बना ना, और ये तो तुम्हें पता है H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। हाँ भाई, ये चीज और याद रखनी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम थोड़ी सी और याद रखो ध्यान से प्यारे बच्चों, है ना, संतरे के अंदर कौन सा अम्ल होता है, संतरे के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। फिर इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। और टमाटर के अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। यहाँ कंफ्यूज होता है बच्चे, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला सुनो,
फिर मेरे प्यारे बच्चों खट्टा दूध मतलब दही, है ना, तो दही के अंदर मैंने बताया था अभी कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। वही बात करूं किसकी, नींबू की, नींबू के अंदर भी साइट्रिक अम्ल होता है ना। और चींटी का डंक होता है, मतलब चींटी कभी काटने लगती है ना, तो क्या होने लगती है, काट लेती है ना जब, तो चींटी जब काट लेती है तो तुम ऐसे करके ऐसे करते हो भाई ना, तो जब ऐसे करते हो तो बताओ क्या होती है, जलन होती है। तो उसका डंक में भी एक अम्ल होता है, उसके एक डंक में भी क्या होता है, एक अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों। और वहां पर अगर मैं बात करूं, वो अम्ल जो है वो कौन सा होता है, मीथेनोइक अम्ल, या जिसको तुम फार्मिक अम्ल भी कहते हो, इसको अपन फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो फार्मिक अम्ल भी भाई साहब बोलते हैं, ठीक है। जिसका जो सूत्र होता है याद रखना, वो क्या होता है, वो होता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, HCOOH, जो टूट के क्या बनाएगा, HCOO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। और एक बात याद रखना, ये जो HCOO माइनस बना ना, इसको मैं बोलता हूँ फार्मेट आयन। कौन सा आयन बोलता हूँ, फार्मेट आयन, ठीक है। फार्मिक एसिड से निकला ना, इसलिए मैं बोलूंगा फार्मेट आयन। कौन सा आयन बोलूंगा, फार्मेट आयन। और ये एसिटिक अम्ल से निकला था, एसिटिक एसिड से निकला था, तो वो कौन सा अम्ल होगा, मतलब कौन सा आयन होगा, एसिटेट आयन। कौन सा आयन होगा, एसिटेट आयन, ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूं तुम्हें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, खनिज अम्ल की। किसकी बात करते हैं, खनिज अम्ल की। तो इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, इन्हें अकार्बनिक स्रोतों से ज्यादातर अपन प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, है ना, समंदर में सोडियम क्लोराइड ही है भाई, है ना, सॉल्ट ही है ना। तो सोडियम क्लोराइड जो है उससे अपन किसको प्राप्त करते हैं, उससे अपन प्राप्त करें जैसे HCl को। किसको प्राप्त करते हैं, HCl, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सोडियम क्लोराइड से अपन HCl को प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, HCl जो है, ठीक है, वो क्या बनाता है, H प्लस और Cl माइनस। तो ये कौन सा अम्ल हो गया, ये हो गया सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाँ भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और भी उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कौन कौन से है वो, जैसे कि अगर तुम्हारे सामने आ जाए H2SO4, मैंने बताया, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये होगा सर सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एक तरीके से क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। ये एक तरीके से क्या है, खनिज अम्ल है। बहुत बढ़िया भाई। जैसे अगर मैं बात करूं फॉस्फोरिक अम्ल, जैसे H3PO4, ये कौन सा है, ये फास्फोरिक अम्ल है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कई सारे अम्ल हैं जिन्हें हम किससे प्राप्त करते हैं, खनिज स्रोतों से। मतलब एक तरीके से मिनरल एसिड्स होते हैं जो खनिज या फिर अकार्बनिक स्रोतों से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कौन से प्राप्त करते हैं, अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। एक चीज और सुनो, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक प्रबल अम्ल क्या होगा, है ना। अब भाई स्ट्रांग है कि वीक है, हम वो पता करें ना कि अम्ल के तो कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा। एक बात बताओ, अम्ल की पहचान क्या है, कि भाई साहब वो यौगिक जो H प्लस आयन उत्पन्न कर रहा है वो अम्ल है। और जो जितना ज्यादा अमाउंट में, जितना ज्यादा मतलब मात्रा में अगर H प्लस आयन उत्पन्न कर रहा है वो प्रबल अम्ल होगा, है ना। मतलब जो H प्लस आयन ज्यादा अमाउंट में उत्पन्न करता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। और जो कम अमाउंट में उत्पन्न करता है वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों कार्बनिक अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये इतनी मात्रा में है ना H प्लस आयन उत्पन्न नहीं कर पाते, वीक एसिड्स होते हैं। बट खनिज अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। क्यों प्रबल अम्ल होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में मेरे प्यारे बच्चों H प्लस आयन को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए अम्लों के बारे में, है ना। ये जरूर पता होना चाहिए तुम्हें कि भाई इनके स्रोत क्या क्या है। कि भाई नींबू में कोई भी पूछ, लैक्टिक अम्ल भाई किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। संतरे में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल, समझ रहे हो ना। इमली में क्या होता है भाई, है ना, इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल, समझ रहे हो, कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। हाँ, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के डंक में क्या होता है भाई, भाई फार्मिक अम्ल या फिर मीथेनोइक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है, फार्मिक अम्ल भी बोल सकते हो, मीथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। नाइट्रल का डंक में क्या होता है भाई, उसमें भी फार्मिक या मीथेनोइक अम्ल। तो ये सारे के सारे स्रोत है ना, और सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों अम्लों के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई, अब अगले बात करते हैं अपन क्षार की। किसकी बात करते हैं, क्षार की, कि क्षार के एग्जाम्पल्स भी अपने को देखना है, ठीक है। तो भाई क्षार क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया था, जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं।
क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। कौन से उत्पन्न करते हैं, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। देख लो भाई, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या आ गया, NaOH। क्या आ गया, NaOH। तो NaOH को जैसे ही तुम पानी में डालोगे क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। हाँ भाई, इसको मैं बोलता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर ये ऐसा होता क्यों है कि भाई जो माध्यम है वो क्षारीय हो जाता है, मतलब हमें और फील चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हें समझाता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है। क्या है, कंटेनर है, ठीक है, और इसमें तुमने पानी भर के रखा है। क्या भर के रखा है, पानी, ठीक है। अब पानी तुमने भरा, अब मुझे एक बात बताओ, पानी के मैं मान लेता हूँ है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब करोड़ों अरबों में होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना, तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मेरे पास मान लो मेरे पास 7H2O है। कितना H2O है, 7H2O। अपन सिर्फ 7 ही H2O समझते हैं, सिर्फ 7। तो बताओ 7H2O को, H2O को तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, H और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। यहाँ तुम देखोगे H प्लस और OH माइनस इक्वल है, तो कितने H प्लस बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर 7H प्लस बनेंगे और 7 OH माइनस बनेंगे। अभी इतना समझो, ठीक है। हाँ, वैसे प्योर जल में कभी आयन नहीं होता, कभी आयन उपस्थित नहीं होता, बट मैं फिर भी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। जितने H प्लस है उतने OH माइनस है। अब सर इसमें क्या हुआ, ये उदासीन है। क्या है, उदासीन, ना जो अम्ल है ना क्षार है, ये क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुमने क्या किया, तुमने एक तूफानी करी कि सर मैं आज कुछ तूफानी करते हैं, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों तुमने 7 NaOH डाल दिए। कितने NaOH डाल दिए, 7 NaOH डाल दिए, 7 NaOH डाल दिए। अब बताओ क्या होगा, सर जो 7 NaOH है, 7 NaOH है, वो क्या करेंगे सर, 7 Na प्लस बनाएंगे और 7 OH माइनस बनाएंगे। समझ रहे हो ना, एक NaOH एक Na प्लस एक OH माइनस बनाता है, तो 7 क्या करेंगे, 7 Na प्लस 7 OH माइनस बनाएंगे। सोचो अब OH माइनस कितने हो गए सर, अब जो OH माइनस है, अब जो OH माइनस है वो कितने हो चुके हैं, वो हो चुके हैं सर 14, 14 OH माइनस हो चुके। कितने हो चुके, 14 OH माइनस हो चुके हैं, ठीक है भाई, 14 OH माइनस हो। H प्लस कितने हैं, H प्लस अभी भी 7 ही है ना। तो बताओ किसका सांद्रता बढ़ी, किसका कंसंट्रेशन बढ़ा, किसकी मात्रा बढ़ी, सर OH माइनस की। यही कारण है कि ये जो विलयन होगा ये किस प्रकृति का होगा, ये प्रकृति होगी इसकी क्षारीय। क्या होगी, क्षारीय। समझ पा रहे हो। वैसे अगर मैं 7 HCl के डाल देता, किसके डाल देता, HCl के डाल देता, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 HCl 7H प्लस और 7Cl माइनस देता, तो वहां पे H प्लस की सांद्रता बढ़ जाती और OH की क्या हो जाती, कम। OH के आयनों की मात्रा क्या हो जाती, कम, है ना, उनके नंबर्स क्या हो जाते, कम, और वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता। क्या हो जाता, अम्लीय प्रकृति का हो जाता। सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ऐसा बेटा कुछ होता। ये जो OH माइनस आयन है इसको मैं बोलता हूँ हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा बोलता हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन। और ये जल में विलय होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं भाई, ठीक है। एक और समझो कि मेरे पास क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही तुम पानी में डालोगे क्या बनेगा, CaOH, है ना, Ca के ऊपर +2 और OH के ऊपर, ठीक है, OH के ऊपर ना, हाँ -1, 2 OH आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे भाई, ठीक है। हाँ इसको लिख देते हैं अपन, 2 OH आ जाएंगे, 2 OH माइनस आ जाएंगे। तो देख रहे हो यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको चूने का पानी भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, चूने का पानी भी बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। हाँ इसको जैसे कि मैं बोलता हूँ कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कास्टिक, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, कास्टिक सोडा, लिख देते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, हाँ कास्टिक सोडा। और इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं चूने का पानी। कौन सा पानी, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना। चूने का पानी की बोल सकते हो, ठीक है, हाँ। या फिर बोल सकते हो बुझा हुआ चूना, जो तुम्हें बोल रहा हूँ। फिर मेरे प्यारे बच्चों और क्या होगा, ठीक है,
हाँ, चूने के पानी में उपस्थित होता है ना, ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना बोल दो। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, एक और सुन लो, एक आ जाए कभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब टूटता है तो क्या बनाता है, Mg3+2 और 2 OH-। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा फिर, इसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिख देते हैं। ये सभी है ना, पिछले अध्याय में मैंने सभी का फॉर्मूला वगैरह सब लिखना सिखाया था। ठीक है, हाँ भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ हाँ, चलो इसको देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा बट, हाँ, ना 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 ना, हाँ, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं अपन इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये और एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछ ले तुमसे, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। हम्म, हाँ भाई, चलो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप तुम लोगों को क्षार और क्षारक में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो सभी क्षारक जो होते हैं अगर हम बात करें, वो क्या होते हैं, क्षार नहीं होते ना, पर सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट थी जो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। तो भाई आ गया अपना, है ना, सूचक क्या है, तीन सामान्य सूचक के नाम लिखिए एवं लाइकेन से प्राप्त अम्ल क्षार सूचक का नाम लिखिए। ठीक है, लाइकेन से प्राप्त अम्ल क्षार सूचक का नाम लिखिए। हल्दी के कागज को, है ना, क्षारीय विलयन डालने पर वह किस रंग का हो जाता है, ये बताना, है ना, क्षारीय विलयन में डालने पर वह किस रंग का हो जाता है, ये हमको बताना है, ये हमको बताना है भाई। चलो सुनो भाई, क्या होता है सूचक, क्या होता है, देखो, सूचक बेसिकली है ना इंडिकेटर है जो हमें सूचना देगा कि भाई अम्लीय प्रकृति है या क्षारीय प्रकृति है, माध्यम कौन सा है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो बेटा वो कैसे देता है बच्चों, कैसे देता है वो क्या करेगा, या तो अपनी गंध या अपने रंग में परिवर्तन ले आएगा, या तो अपनी गंध और या तो अपने रंग में परिवर्तन ले आएगा। अच्छा, तो सर रंग में कैसे परिवर्तन लाएगा, गंध में कैसे परिवर्तन लाएगा, देखते हैं। देखो, तो सूचक क्या है भाई साहब, सूचक एक डाई है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रंग या गंध, समझना है ना, रंग या गंध को बदलता है। जब इसे हम अम्ल और क्षार में डालते हैं तो ये रंग या गंध बदलकर हमें यह बताता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षार, पदार्थ अम्ल है या क्षार। ठीक है, चलिए सर देख लेते हैं। तो चलो भाई सूचक के अब एग्जाम्पल्स की बारी है, तो देखो इसको भी अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो सूचक जो है, ठीक है, सूचक जो है, ठीक है, हाँ, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, हाँ भाई, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अब जो सूचक जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहला कौन सा होता है, पहला होते हैं प्राकृतिक सूचक। कौन से सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल सूचक। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक भी है ना, देखो कौन कौन से होंगे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल सुनो। देखो पहला अगर हम बात करें अपन, सबसे पहला लिटमस की, किसकी बात करते हैं, लिटमस की। ठीक है, लिटमस अपन पढ़कर आ गए हैं भाई, कौन कौन से होते हैं। देखो हाँ, वो पता होना चाहिए कि भाई नीला और लाल होता है, ठीक है, नीले को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, और हाँ, और क्षार को, लाल को क्या करता है, नीला करता है, तो वो तुम्हें पता है। ठीक है, प्राकृतिक में लिटमस हो गया। इसको है ना प्राप्त कहाँ से किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। कैसे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। ठीक है, हाँ, और लाइकेन भी कहाँ से है, ये एक थैलोफाइटा समूह से है ना, एक पादप है। ठीक है, हाँ, थैलोफाइटा समूह का जिसका नाम क्या है, लाइकेन, वहां से इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारा क्या, वो है हमारा हल्दी। क्या है, हल्दी। ठीक है, और जो थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा लाल पत्ता गोभी। क्या है, लाल पत्ता गोभी। क्या बात है। ठीक है,
लाल पत्ता गोभी, ठीक है। हाँ भाई, तो लाल पत्ता गोभी, हल्दी, इनके साथ क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हल्दी जो होती है, क्या होती है, जो हल्दी होती है, कभी तुमने देखा होगा कि कभी खाना खाया होगा है ना, व्हाइट ड्रेस पहनी है एकदम मजेदार, ठीक है, और तुम्हें खाना खा रहे हो और कुछ जो सब्जी है वो अपने है ना वो कपड़ों पर गिर गई है ना, और उन्हें धोने का सौभाग्य मेरे प्यारे बच्चों को मिला। तो जब है ना तुम उन्हें धो रहे होगे, तो जैसे तुम साबुन लगाते हो, क्या लगाते हो, साबुन लगाते हो, तो क्या हो जाता है, वहां पे लाल लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। वो लाल क्यों हो जाता है पता है तुम्हें? क्योंकि वही है कि हल्दी तुम्हें सूचना देती है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम साबुन लगा रहे हो ना, क्या लगा रहे हो, जो तुम साबुन लगा रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, वो किस प्रकृति के है, वो है क्षारीय प्रकृति के। किस प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की। तो भाई साहब, जो हल्दी है, ठीक है, अगर मैं बात करूं किस माध्यम में, हल्दी जो है जो क्षारीय माध्यम में, किसमें, क्षारीय माध्यम में, ठीक है, क्षारीय माध्यम में, ठीक है, कौन सा कलर देती है, वो देती है लाल। कौन सा देती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल। और भाई है ना, अम्लीय माध्यम में कुछ नहीं है ना, अम्लीय माध्यम में वैसा के वैसा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। हाँ भाई, कोई परिवर्तन नहीं। अब वैसे ही अगर हम बात करें लाल पत्ता गोभी की, किसकी बात करें, लाल पत्ता गोभी की, परिवर्तन नहीं, ठीक है सर, लाल पत्ती गोभी की बात कर लेते हैं। तो लाल पत्ता गोभी कौन सी है बेटा, लाल है। कौन सी है मेरे लाल, लाल है। तो अगर लाल पत्ता गोभी क्षारीय माध्यम में किसमें कौन सी करेगी भाई, तो क्षारीय माध्यम में ये कौन सी हो जाती है, हरा। कौन सा हो जाता है, हरा। मतलब लाल जो होता है हरा हो जाता है। और अम्ल में कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाल। कौन सा हो जाता है, लाल। तो अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में कौन सा हो जाएगा, देखो क्षारीय में क्या हो जाएगा, हरा, और अम्ल में क्या हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा, लाल। आया मेरे लाल, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब अगला देखते हैं। चलिए सर अगला, अब क्या होता है भाई, ये तो प्राकृतिक हो गए अपन, है ना, प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। कुछ हम खुद बनाते हैं, जो कौन से होते हैं, संश्लेषित। क्या होता है, सिंथेसाइज्ड, संश्लेषित। तो संश्लेषित सूचक कौन कौन से होते हैं, संश्लेषित इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये अगर मैं बात करूं है ना संश्लेषित की, ठीक है, हाँ भाई, संश्लेषित की अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, तो ये भी दो दो तरीके के हैं। एक है फिनोफ्थिलीन, कौन सा है, फिनोफ्थिलीन। और एक जो है वो मेरे प्यारे बच्चों वो है मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज। क्या बात है, अंग्रेजी बोल रहे हैं सर, मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोफ्थिलीन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है रंगहीन। कौन सा होता है, रंगहीन। तो जैसे ही है ना तुम इसको अम्ल में डालोगे, इसमें डालोगे, अम्ल में, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा भाई साहब रंगहीन, कोई रंग नहीं। और अगर जैसे ही तुम है ना किस में डालोगे, क्षारीय माध्यम में लाओगे, किस में लाओगे, क्षार में, तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक। कैसा हो जाएगा, पिंक, मतलब गुलाबी। ए शाबाश, कौन सा हो जाएगा, गुलाबी, पिंक, ठीक है। हाँ भाई, चलो बताओ भाई किस किस का फेवरेट कलर पिंक है, ठीक है, अपने अपने कलर बताओ, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज भाई, मिथाइल ऑरेंज में अगर हम बात करें, तो मिथाइल ऑरेंज क्या होगा भाई, अम्लीय माध्यम में कौन सा हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में क्या, अम्लीय में हो जाएगा लाल। कौन सा हो जाएगा, लाल। और क्षार में कैसा हो जाएगा, क्षार में हो जाएगा भाई पीला, मेरे लाल, क्या हो जाएगा, पीला। हाँ भाई, तो ये कुछ सूचक थे ना, ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए। तो क्या होगा भाई, सूचक क्या है भाई, जो रंग या गंध बदल ले, ठीक है। हाँ भाई, हम जब इसे अम्ल या क्षार माध्यम में डालते हैं तो रंग या गंध बदल कर हमें यह बताता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, सूचक बता दिया, 3 सामान्य सूचक, अरे भाई बहुत सारे लिख दिया हमने। तो लाइकेन से प्राप्त अम्ल क्षार सूचक लिखिए, कौन है लाइकेन से प्राप्त, किसको करते हैं अपन भाई, लिटमस को करते हैं, पहले ही दे दिया। वो भी लाइकेन के, लाइकेन मतलब कहाँ से मिलता है, थैलोफाइटा समूह का, ठीक है। फिर हल्दी के कागज को क्षारीय विलयन में डालने पर भाई किस रंग का हो जाता है, बता दो भाई कौन सा हो जाता है ना, क्षारीय विलयन में डाल रहे हो हल्दी, तो भाई बताओ, लाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाल, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था, है ना, हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा। आई होप तुम लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों को आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई साहब। हाँ, एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट,
क्या होता है, जो गंध बदल लेते हैं ना, जो सूचक, ठीक है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी, है ना, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम में भिन्न हो जाती है, उनको मैं क्या बोलता हूँ, गंधीय सूचक बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, गंधीय सूचक बोलता हूँ। ठीक है, जैसे कि प्याज की बात करें, है ना, प्याज की स्मेल चेंज हो जाती है, लौंग हुआ, स्मेल चेंज हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, गंधीय सूचक है। क्या है भाई, बोलो भाई, गंधीय सूचक है। भाई साहब, भाई साहब, उदासीनीकरण अभिक्रिया आ गई। क्या आ गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया आ गई। चलो इसको डिटेल में देखते हैं क्या होता है। सुनो, देखो, अम्ल एवं क्षार है ना, ठीक है, वो अभिक्रिया आपस में करते हैं, और कुछ कुछ करने के बाद वो दो चीज बनाते हैं, एक बनाते हैं लवण और दूसरा बनाते हैं क्षार। तो जब अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कर कर, है ना, लवण एवं क्षार का निर्माण करते हैं, ठीक है, सॉरी, जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर कर क्या किस चीज का निर्माण करते हैं भाई, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो भाई साहब क्या है भाई, बता देते हैं। तो जब क्या हो जाए, अम्ल और क्षार मिल जाए तो बात बन जाए, है ना, लवण आ जाए और क्या बनता है, जल बनता है। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रल चीज होती है। अच्छा सुनो, न्यूट्रल पदार्थ क्या बनता है, ये जल, जो क्या है अपना उदासीन, क्या होता है, उदासीन। और मेरे प्यारे बच्चों, लवण है ना, ये कैसा हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, या उदासीन भी हो सकता है। तो याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सी चीज उदासीन बनती है, वो है अपना जल। क्या है, जल। चलो भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें तो एग्जाम्पल से आता था, जैसे तुमने HCl ले लिया, ले आए NaOH, क्या ले आए, NaOH, तो देखो H के ऊपर प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस, OH पे माइनस। याद करो पिछला अध्याय क्या करते थे फिर भाई, प्लस माइनस पहले से इक्वल है, अब क्या कर दो, अब क्या करते हैं भाई, एक्सचेंज कर दो आयंस, इस वाला प्लस इसके साथ, ये प्लस वाला माइनस इसके साथ, ये प्लस ये माइनस के साथ, क्या बन जाएगा, Na और Cl मिलके NaCl बना देंगे। क्या बना देंगे, NaCl। और H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O। H और OH समझ रहे हो ना, H प्लस OH माइनस, क्या बन जाएगा, H2O। ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड, जो एक लवण है। क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो क्या है, एक लवण है। अच्छा भाई साहब, ये जो हो गया, ये मेरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाँ भाई, और ये जो हो गया मेरा, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख देते अपन, ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक और समझो, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये तो पता ही है तुम्हें, जल है। क्या है, जल है। क्या है, जल है। समझ गए भाई। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं भाई साहब, कि वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल आपस में अभिक्रिया कर कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, कि लवण भी है ना, 3 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। अब लवण के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमने बात कर ही ली है तो चलो, तो लवण भी देख ही लेते हैं। तो लवण भी जो है ना बेटा, देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ। लवण में है ना 2 तरीके का होगा, या तो या होगा क्षारीय, है ना, या होगा अम्लीय, ठीक है, या होगा क्या, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। चलो भाई क्षारीय की बात करते हैं। तो क्षारीय अगर लवण बन रहा है ना, अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, क्षारीय अगर लवण बन रहा है, तो भाई क्षारीय क्यों आया, तो भाई पक्के में है ना प्रबल क्षार रहा होगा। क्या रहा होगा, प्रबल क्षार रहा होगा, और उसके साथ कोई दुर्बल अम्ल होगा, कोई दुर्बल अम्ल होगा। समझ रहे हो, तभी क्षारीय लवण बना, ठीक है। अब देखो प्रबल क्षार कौन हो सकता है, प्रबल क्षार होता है भाई साहब, जैसे कि मैं बात कर दूं NaOH की, किसकी बात कर दें, NaOH की, ठीक है। और दुर्बल अम्ल कौन हो सकता है, जिसे एक होता है कार्बनिक अम्ल H2CO3, ठीक है। अब देखो पिछले अध्याय में सिखाया था इसकी अभिक्रिया कैसे करनी है, देखो सिखाते हैं। पहले Na पे प्लस करो, OH पे माइनस करो। H के ऊपर कितने प्लस होते हैं सर, होते हैं 1, 2 हैं तो +2 कर दो, और CO3 पे क्या होता है, -2 कर दो। अब क्या करते हैं सर,
प्लस माइनस हमने कर दिया, अब क्या कर दो, इक्वलाइज कर दो। तो ये 2 को यहाँ रख दो तो बन गया, देखो 2 प्लस हो गए, और ये 1 को यहाँ रख दो तो ये देखो ये भी 2 प्लस है। अब क्या करो, अब मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले के प्लस को लिखो, वो कौन है अपना Na प्लस, और दूसरे वाले का माइनस कौन है, CO3 माइनस 2, क्या है CO3 माइनस 2। अब क्या करो, 2 यहाँ करो 1 यहाँ करो, क्या आ जाएगा Na2CO3, सब सिखाया है पिछले अध्याय में। फिर क्या होगा, 2 OH हैं और 2 H हैं, क्या बन जाएंगे 2H2O, 2 OH और 2 OH मिलकर क्या बनाते हैं 2H2O। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो चीज बनी ना, है ना, ये जो लवण बना, ये कौन सा लवण है, ये क्षारीय है। कौन सा है, क्षारीय है। क्यों क्षारीय है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक प्रबल क्षार, एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल अम्ल की, है ना, देन है ना, दुर्बल अम्ल की क्या है, देन है। तो यही कारण है कि ये कैसा बनेगा, क्षारीय माध्यम बनेगा। कैसा बनेगा, क्षारीय। और यही बेटा अगर मैं तुम्हें और थोड़ा बताऊं और थोड़ा अपन अच्छे से समझे, तो यही जो है ना, यही अपना है ना धावन सोडा का मुख्य संघटक है। क्या है, धावन सोडा का मुख्य संघटक, धोने का सोडा आता है ना जो, वही, ठीक है, धोने का सोडा आता है ना वही, तो वो धावन सोडा के लिए होता है, देखो तभी वो लाल हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का होता है ना, इसलिए हल्दी लाल कर दी थी ना अभी अपन ने, तो वो यही तो है, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये सब सिखाया है मैंने। चलो अम्लीय की बात करते हैं। तो अम्लीय में क्या होगा भाई साहब, जैसा सर आपने बताया कि यहाँ पर फिर प्रबल अम्ल होगा, वहां प्रबल क्षार था तो अच्छा, तो दुर्बल क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा, क्या भाई, ठीक है, दुर्बल क्षार होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई साहब, क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर तुम HCl की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, NH4OH के साथ, किसके साथ, NH4OH के साथ, तो H के ऊपर प्लस, Cl पे माइनस, NH4 पे प्लस, OH पे माइनस, समझ पा रहे हो ना। अब इनकी अभी क्या करवाओगे, H और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O, और NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, NH4Cl और H2O। आई होप तुम लोगों को आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, भाई साहब बहुत मजा आया सर। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट बना, ये जो लवण बना, इसको बोलते हैं अपन अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। NH4OH क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सब सिखाया है, किसी भी चीज का फॉर्मूला लिखना सिखाया था, किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र लिखना सिखाया है। पिछला अध्याय देखो, वहां मेरे प्यारे बच्चों मैंने तुमसे एक प्रैक्टिस शीट भी शेयर करी थी। क्या करी थी, प्रैक्टिस शीट भी शेयर करी थी, तो वहां पर और मजा आएगा तुम्हें ना। और उसके बाद ये पढ़ोगे तो हाँ हाँ मजा ही आ गया सर। अच्छा उदासीन में क्या होता है, उदासीन में क्या होता है भाई, उदासीन में दोनों प्रबल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। मतलब अम्ल भी प्रबल होगा और क्षार भी क्या होगा, प्रबल होगा। क्या होगा, अम्ल भी क्या होगा, प्रबल होगा, और क्षार भी क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है, ये उदासीन के लिए याद रखना कि दोनों क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। ठीक है, हाँ। और क्षारीय में क्या होता है, क्षारीय में क्षार प्रबल, दुर्बल अम्ल। और समझ गए, तो ये लवण के प्रकार हैं। ये क्या है, लवण के प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक रंग में, एक परख नली में, सॉरी माफ कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लिया। किसका लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बताओ सूत्र क्या होता है, क्या होता है, हाँ क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। क्या होता है, NaOH। चलो भाई, और उसके घोल में फिनोप्थिलीन मिला दिया। क्या मिला दिया, फिनोप्थिलीन। समझ गए, सूचक है ये। फिनोप्थिलीन क्या है, सूचक है। याद कर लो क्या करा था, इसके बारे में क्या पढ़ा था। ठीक है, 2 बूंदें डाली जाती हैं, फिर देखे गए रंग में परिवर्तन बताइए। भाई पहले वाले में क्या होगा, जैसे ही तुमने फिनोप्थिलीन में क्या डाला, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में फिनोप्थिलीन डाला, तो भाई बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसी प्रकृति का है, वो क्षारीय प्रकृति का है। कैसा प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। और अगर क्षारीय प्रकृति का है तो बताओ भाई जो विलयन है वो क्या हो जाएगा, विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा रंग का हो जाता है, तुम्हारे फेवरेट रंग का हो जाता है। बताओ भाई गुलाबी रंग है क्या पे हमारा फेवरेट, गुलाबी रंग का हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई सेकंड सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यदि विलयन में बूंद बूंद करके तनु HCl बनाए, तो देखो भाई क्षारीय माध्यम था। क्या था, क्षारीय माध्यम। फिनोप्थिलीन कौन सा रंग देता था सर, गुलाबी, पिंक। कौन सा देता था, पिंक। पर मेरे प्यारे बच्चों बूंद बूंद करके HCl मिला रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, बूंद बूंद करके HCl मिला रहे हो। बताओ क्या हो रहा होगा सर, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही होगी। और एक समय ऐसा आएगा
कि जब पूरा की पूरा NaOH पूरा उदासीन हो जाएगा, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, फिर उसके बाद और HCl मिला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा भाई, अम्लीय माध्यम हो जाएगा। तो अब अम्लीय माध्यम में पिंक क्या हो जाता है भाई, हट जाएगा, तो विलयन जो होगा वो रंगहीन हो जाएगा, विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों क्यों रंगहीन हो जाता है? क्योंकि भाई साहब क्यों हो जाता है? क्योंकि हो जाता है, ठीक है। हाँ। तो रंगहीन क्यों हो जाता है भाई साहब? क्योंकि जो हमारा माध्यम है वो क्या हो गया, वो हमारा अम्लीय हो गया, है ना। चलो भाई, फिर क्या हो गया, थर्ड वाला, उपरोक्त मिश्रण में NaOH की विलयन की मिलाने पर विलयन का रंग फिर से दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई फिर क्षारीय माध्यम हो जाता है। तो इसको तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्षारीय माध्यम होने पर क्यों क्षारीय हो जाएगा, फिर भाई वो HCl जो होगा उसको NaOH न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज उदासीन कर देगा, है ना, उदासीन कर देगा तो फिर क्षारीय माध्यम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सिंपल है, ठीक है। NaOH HCl की रिएक्शन चल रही है, कभी अम्लीय माध्यम हो रहा है, कभी क्षारीय माध्यम हो रहा है। जिसकी क्वांटिटी बढ़ रही है उस हिसाब से फिर नॉप्थलीन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वैसी सूचना दे रहा है। तो सोचो, सूचना मिल रही है हमको कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, एक सूचक का, एक इंडिकेटर का, वो हमें पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था, मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं डरेंगे। जल्दी से अगला प्रश्न चलते हैं साहब। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई अगला प्रश्न आ गया कि निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। समझ रहे हो, मतलब पिछले ही अध्याय में अपन पढ़कर आए थे भाई शब्द समीकरण, और अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण क्या क्या होता है तो वही लिखना है इन अभिक्रियाओं के लिए। देखो भाई सिंपल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट तुम्हें बताता हूं कि जब भी मेरे प्यारे बच्चों, जब भी, है ना, जब भी कोई धातु, किसके साथ, धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, किसके साथ करे, अम्ल के साथ, तो याद रखना वो क्या बनाती है, एक लवण का निर्माण करती है। और किसका निर्माण करती है, हाइड्रोजन गैस का। किसका निर्माण करती है, हाइड्रोजन गैस का। तो भाई धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, एक लवण का निर्माण करते हैं, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले अपन शब्द समीकरण लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन शब्द समीकरण लिखें, तो मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और कौन सा है, दानेदार जस्ता। तो दानेदार जस्ता जो होता है वो जिंक होता है। क्या होता है, जिंक। जिंक क्या है भाई, एक धातु है। क्या है, एक धातु। और जैसे ही वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, किसके साथ कर रही है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो अम्ल कौन सा है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो है हमारा H2SO4। कौन सा है, H2SO4। Zn जो है वो सॉलिड है, और H2SO4 क्या है, एक्वस, ठीक है। हाँ भाई, इसको आप शब्द समीकरण लिख देते हैं, तो ये अपना जिंक, ठीक है, और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। हाँ भाई, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो देखो Zn जो है इसके ऊपर +2 होता है, और H के ऊपर कितना है, एक के ऊपर +1, तो दो के ऊपर +2, SO4 के ऊपर -2, प्लस माइनस पहले से इक्वल है। अब क्या कर दो, उठा के फेंक दो, तो जो बनेगा ZnSO4, मतलब ये बनाएंगे क्या, जिंक सल्फेट, ठीक है। हाँ, जिंक सल्फेट। और क्या बनेगा, और बनेगा H2 जो निकलेगी, जो है हमारी हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। चलिए सर और दिखाइए। और मेरे प्यारे बच्चों क्या ले लिया हमने, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा, सॉरी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या ले ली, मैग्नीशियम की पट्टी। मैग्नीशियम जो होता है वो मेरा होता है Mg, और इसके ऊपर क्या होता है +2, ठीक है। ये प्लस माइनस हटा देना बाद में, ठीक है, जब रिएक्शन सॉल्व हो जाती थी प्लस माइनस हटा दिया करो ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही अगर हम बात करें, जो हमारा Mg के ऊपर +2 होता है, और जैसे ही तुमने HCl लिया तो H के ऊपर क्या होता है प्लस, और Cl पर माइनस। अब क्या करना है अपने को, डबल, मतलब क्यों करना पड़ेगा डबल मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल करना है। पिछले अगर हम बात करें, पिछले अध्याय में सब पढ़ कर आए हैं। तो ये क्या है, मैग्नीशियम धातु, ठीक है, यहाँ पर भी सीख लो, लेकिन मैग्नीशियम, ठीक है, धातु, ठीक है। इसके अपन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, अम्ल, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, पहले वाले का प्लस को लिखो, जो कौन सा होगा, Mg, और इसके ऊपर होता है +2, और Cl पर माइनस, दिख रहा है ना Cl माइनस। अब क्रिस क्रॉस कर दो, 2 यहाँ 1 यहाँ, क्या आ जाएगा, MgCl2।
और 2 हाइड्रोजन है तो क्या निकल जाएंगे, हाइड्रोजन निकल जाएंगे, H2 निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बात है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ भाई ऐसे करना है अपने को। एक और, ये क्या होगा भाई, हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। हमारा क्या हो गया भाई, शब्द समीकरण भी लिखा गया, शब्द समीकरण भी लिखा गया। ठीक है, हाँ भाई। जैसे कि अगला देखो, अगला में क्या है कि भाई एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसकी एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो चलो भाई ये वाला मैं करवा दे रहा हूँ, बहुत सिंपल, बहुत मतलब थोड़ा तुम्हें टफ लगेगा, ये वाला तुम घर से करना, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो सी वाला देख लेते हैं। ये तो हो गया अपना ए, ये हो गया भाई साहब बी, और ये हो गया हमारा सी। कौन सा है भाई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया तो, और एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, और बैंगन आलू गाजर थैला याद करो तो इसके ऊपर होता था +3। और जो मेरे प्यारे बच्चों हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल ना, तो वो होगा H2SO4। कौन सा होगा, H2SO4। ये सॉलिड है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं इसके ऊपर का प्लस हटा देता हूँ, और H के ऊपर कितना आएगा, +2, और यहाँ आएगा -2। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सर कुछ नहीं, इनके प्लस माइनस इक्वल कर दो, 3 यहाँ लिख दो तो 3H2SO4 यहाँ जाएगा, और 2 यहाँ कर दो तो क्या आ जाएगा, 2Al यहाँ जाएगा। अब क्या कर दें, अब सर पहले वाले का प्लस को लिखो, वो है Al, इसके ऊपर +3 है, और दूसरे वाले का माइनस कौन है, SO4 -2। ये सब सिखाया है मेरे प्यारे बच्चे, ये ट्रिक तुम्हारे साथ शेयर करी थी। 2 यहाँ 3 यहाँ, क्या जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, और ये जो होगा 3H2 निकल जाएगा, है ना। एक विस्थापन अभिक्रिया ही तो है, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया ही तो है। हाइड्रोजन को उठा उठा के फेंक रहे हो तुम। अच्छा ये जो है मेरा क्या है, एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम, हाँ भाई, है ना। और ये कौन सा है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, हाँ अम्ल है। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये मिलकर क्या बना रहा है, ये बना रहा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन, वो भी क्या, गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ तो ये सिंपल सी बातें थी मेरे प्यारे बच्चों जो तुम्हें आना चाहिए। ये वाला होमवर्क है, घर से करो, सिंपल है भाई, है ना। आयरन के ऊपर चार्ज देखना तुम, और बस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा देना, HCl है, प्लस माइनस इक्वलाइज करना, हाइड्रोजन को उठा के फेंकना, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, सिंपल भाई। अगला देखो, अगला देखते हैं भाई। अगला है सिंपल, एक परख नली में, है ना, एक परख नली में लिए गए दानेदार जस्ता के धातु के कुछ टुकड़ों में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं अपन, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। फिर परीक्षण में मिलाया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो गैस निकलती है, जिससे परीक्षण से पहले साबुन के घोल में बुदबुदाया जाता है भाई। ठीक है, बस गैस निकली तो उसको किस में निकाला अपन ने, साबुन के घोल में बुदबुदाया। तो फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण और गैस का पता लगाने के लिए परीक्षण लिखिए। उस गैस का नाम बताइए जो एक प्रबल अम्ल के तनु विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर निकलेगी। चलो भाई, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, हाँ ध्यान से समझो। कभी भी याद रखना, है ना, या तो अम्ल हो या क्षार, ठीक है, सब में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ही कोई धातु लोगे, धातु कौन सी ली अपन ने, जिंक। कौन सी ली, जिंक। इसके साथ वो कौन सा क्या डाल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा डाल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या होगा मेरे पास प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, सर इसमें कुछ नहीं होगा, ये हाइड्रोजन को उठा के फेंक देगा। क्या करें हाइड्रोजन उठाने के लिए, सर इसके ऊपर +2 होता है, हाइड्रोजन निकालना है तो हमें 2 हाइड्रोजन निकालना है, तो मैं 2NaOH ले लूंगा। क्या ले लूंगा, 2NaOH। अब क्या होगा भाई, सर मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगा ऐसे करके, ठीक है, और बचा कुचा सब लिख दो। तो सबसे पहले कौन आएगा, सोडियम। सोडियम कितने यहाँ पे 2, तो अपन लिख दो Na2। फिर उसके बाद दूसरी मेटल कौन, जिंक, तो लिख लो Zn। फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन कितने बताओ, ऑक्सीजन कितने अभी, कितने बताओ, सर 1, अब कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 2, तो Na2ZNO2। इसको अपन बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। तो देखो भाई, सोडियम जिंकेट, ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्या बात है, देख रहे हो ना, एक क्षार के साथ भी कोई धातु अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्या बनाती है भाई, हाइड्रोजन गैस बनाती है।
ठीक है। हाँ भाई, जिंक के दाने, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल है। हाँ भाई, है ना। हाँ, अब इसके साथ एक अभिक्रिया और ट्राई करना, बोली कौन सी वाली, कि भाई एल्यूमिनियम और NaOH वाली। क्या वाली, एल्यूमिनियम और NaOH वाली। चलो मैं तुम लोगों को पूछता हूँ, बेटा नोट्स जरूर बनाओ, है ना। तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई NaOH और एल्यूमिनियम वाली अभिक्रिया तुम लोगों को करनी है, मैं यहाँ बता देता हूँ कौन सी वाली, NaOH प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, हाँ वहाँ अपन वाटर भी यूज़ करते हैं हम, वो देख लो तुम। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, ये प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा उसका सॉल्यूशन, बट तुम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करो, ये लेक्चर और प्रैक्टिस शीट दोनों सॉल्व करते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, तो लेक्चर के प्रॉपर बनाते रहो, चलो नोट्स। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलती है भाई। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण और गैस का पता लगाने के लिए परीक्षण लिख दिया। उस गैस का नाम बताइए जो एक प्रबल अम्ल के तनु विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर निकलेगी, बताओ भाई। भाई बताओ, जब धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन, ऑब्वियसली, पिछला क्वेश्चन ही पढ़कर आए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक मैं एक्टिविटी से तुम्हें दिखाता हूँ, है ना। तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत सजा सजा कर एक्टिविटी दी है। ये देखो, ये जिंक के जस्ते के कुछ दाने दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, Zn, ये स्टैंड है ना, ये प्रवाह नली है, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रवाह नली। ठीक है, ये प्रवाह नली है। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखो हाइड्रोजन गैस निकली, क्योंकि ये तो कौन सा है, H2SO4, कौन सा है, H2SO4, वो भी कैसा, तनु। तो जैसे ही निकली, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के देखो बबल्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बबल्स, बुलबुले निकल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ कैसा है, साबुन का पानी है, किसका पानी है, साबुन का पानी है, इसका पानी है, साबुन का पानी है। और यहाँ पॉप साउंड आता है, कैसा साउंड आता है, पॉप, फट फट, फट फट की आवाज आती है। तो ये फट फट की आवाज मेरे प्यारे बच्चों को आने चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका पता करते थे, माचिस की तीली लाने पर इसके मुंह पर रखा जाता है, तब पाप धनु सुनाई देती है, और H2 गैस की पुष्टि हो जाती है, क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। ठीक है भाई, सिंपल। अगला देखो कि कोई धातु A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बात है, कोई धातु है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और बुदबा और करता है, बुदबुदाहट उत्पन्न करता है। मतलब जहां पर भी बुदबुदाहट हो जाए ना, मतलब समझ जाओ कोई गैस निकल रही है, क्या कर रही है, कोई गैस निकल रही है। फिर इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती, जलती मोमबत्ती को बुझा देती। मतलब ये हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर होती तो जल जाती, फट करके आवाज आती, मतलब पॉप करके आवाज आती है ना, पॉप साउंड आता। ठीक है, तो भाई जल जाती, पर ये जल नहीं रही है तो बुझा दिया भाई। मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो जलने में सहायक नहीं है, जो चीजों को बुझा देती है, वो देखना। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक संतुलित समीकरण लिखिए। देखो मैं बताता हूँ, वो जो गैस है ना, वो क्या है, CO2 है। देखो, हो सकती थी हाइड्रोजन हो, बट क्या हुआ, वो जलाने में, है ना, मतलब जला नहीं रही है, तो बेसिकली वो कौन सी होगी, एक तरीके से, ये एक तरीके से इसका यूज होता है अग्निशामक में। अग्निशामक में कैसे, कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना, मतलब आग बुझाने के जो यंत्र होता है, ठीक है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, उसमें अपन ये यूज करता है। ठीक है, वो लाल कलर के देखे होंगे तुमने, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं कई बिल्डिंग्स वगैरह में, तुम देखते हो ABC टाइप के होते हैं। तो ऐसे ही, अब बेटा ऐसा क्या होता है कि मैं तुम्हें कंसेप्ट शेयर करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कंसेप्ट शेयर करता हूँ, कि जब भी है ना कोई कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट, अब CO2 बनाना है ना, या फिर या हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब समझ रहे हो ना, HCO3, कार्बोनेट क्या होते थे, CO3, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जब भी तुम्हें है ना किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते दिख जाए, किसके साथ दिख जाए, अम्ल के साथ, तो ध्यान रखना, बनेगा एक लवण, क्या बनेगा, एक लवण, और बनेगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। कंसेप्ट याद रखना कि जब भी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते दिख जाए, जब भी कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते दिख जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन नहीं, CO2, लेट मी करेक्ट इट, कौन सी गैस बनेगी, हाँ बच्चा, ठीक है, कौन सी गैस बनेगी, CO2।
क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, कौन सी गैस बनेगी? CO2। ठीक है, हाँ पक्का। सर एग्जाम्पल से बताओ, ऐसे तो मजा नहीं आया, तो एक और एग्जाम्पल सुन लो। अगर तुम्हारे पास आ जाता CaCO3, क्या जाता? CaCO3, है ना, और इसके साथ कोई अम्ल ले लेते हैं अपन HCl, क्या ले लेते हैं? HCl। ठीक है, तो Ca पर कितना आवेश होता है बताओ? Ca पर कितना आवेश होता है? सर बेटा मांगे कार मतलब +2, इसके ऊपर -2, H के ऊपर प्लस, Cl पे माइनस। अब क्या करें सर? क्या कर दो? चार्जेस इक्वलाइज कर दो, 2 यहाँ 1 यहाँ, क्या हो जाएगा? 2HCl। अब क्या कर दे सर? सर पहले वाले का प्लस लिखो, क्या जाएगा? Ca+2, और दूसरे वाले का माइनस कौन? Cl-1, 1 यहाँ 2 यहाँ, CaCl2, क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस, देखो दूसरे वाले का प्लस कौन है? सर H+, सर H+, और पहले वाले का माइनस कौन? पहले वाले का माइनस कौन है? सर CO3-2। क्या इनके प्लस माइनस इक्वल है? नहीं है, 2 यहाँ 1 यहाँ, H2CO3, क्या बन जाएगा? H2CO3। ये चार्जेस को हटा दिया करो, मैं ना तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ, ट्रिक है ना ये अपनी। ठीक है, हाँ इसको क्या कर दिया करो? हटा दिया करो। क्या बन जाता है? H2CO3। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। और किस किस में टूटता है ये टूटता है किसमें? ये टूटता है H2O, CO2 प्लस H2O में, CO2 प्लस H2O में। देखो CO2 बन गई, देखो CO2 बन गई, यही होता था, यही बनना था। अब देखो एक प्रॉपर समीकरण अपन लिख देते हैं, वो क्या है कि भाई साहब CaCO3 जो है वो 2 HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यही इक्वेशन तुम्हें लिखकर आनी है, यही इक्वेशन तुम्हें लिखकर आनी है। सिंपल समझ रहे हो? ठीक है, CaCl2 जो होता है वो क्या होता है अपना? कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जब भी कार्बोनेट आ जाए, जब भी कार्बोनेट आ जाए, सर मुझे तो और मजे करने हैं, मुझे तो एक और अच्छा सा और एग्जाम्पल दो। ये तो प्रश्न हो गया, इसके अलावा भी सुनो। देख बेटा, देख इधर देख, अगर मान ले तेरे साथ आ जाता NaHCO3, ये देखे ना मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ इसको, देख मान ले तेरे पास आ जाता NaHCO3, है ना, कोने वाला क्वेश्चन है, और इसके साथ आ जाता HCl, क्या करता? सर Na पे प्लस लगाता, HCO3 पे माइनस, H पर प्लस लगाता, Cl पे माइनस। अब देख क्या करेगा सर, एन पहले वाले का प्लस जो है Na, वो दूसरे वाले का माइनस के साथ जाएगा, तो Na प्लस Cl माइनस इक्वल ही है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले का प्लस कौन है? H प्लस, और पहले वाले का माइनस कौन है? HCO3, तो H प्लस और HCO3 बन जाएंगे H2, और CO3 क्या हो जाएगा? H2CO3। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब क्या हुआ? H2CO3 क्या हो गया? ब्रेक कर दो, बन जाएगा H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, क्या आ जाएगा? H2O प्लस CO2। देखो हो गई CO2 रिलीज, तो वो हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया कार्बोनेट, और दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? हाँ, इनके नीचे भी लिख सकते हो कि ये ऐसा लिखना कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, वो जल है और CO2। ठीक है, वो जल है और क्या है? CO2 है। इसके साथ क्या होता है? जल भी निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, बट तुम्हें एक चीज याद रखनी है, ठीक है, वो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे प्यारे बच्चों को ये आना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों को ये आना चाहिए। चल भाई अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, चलो भाई देखते हैं भाई साहब, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ढेर सारे प्रश्न आ गए। संगमरमर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। गाना याद आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो संगमरमर क्या होता है भाई? मार्बल होता है, चूना पत्थर होता है, एक तरीके से बोल सकते हो तुम। तो मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक नाम क्या होगा भाई? देखो रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3, और रासायनिक नाम क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हाँ भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को तुम ही सोचोगे। यह पाया गया है कि ताज, है ना, ये पाया गया है कि ताज के संगमरमर के आसपास औद्योगिक क्षेत्र के विकास के कारण क्षरण हो रहा है। सही है भाई, हमारा जो ताज है वो कैसा होते जा रहा है? वो पीला होते जा रहा है। ठीक है, इस तथ्य की रासायनिक समीकरण देखकर व्याख्या कीजिए। बताओ ये भाई कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का और उसका क्या हो रहा है? औद्योगिक विकास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के कारण वो क्या हो रहा है? उसका क्षरण होते जा रहा है। मैं तुम लोगों के साथ एक कंसेप्ट शेयर करता हूँ। क्या करता हूँ? कंसेप्ट शेयर करता हूँ। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इस प्रश्न का, कि जब भी है ना जो अधातु होती है, अधातु ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, अधातु ऑक्साइड जो होता है,
वो होता है अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, ये याद रखना। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। मतलब मैंने अगर मान लो मैंने SO2 ले लिया और इस पे पानी डाल दिया तो ये अम्ल बनाएगा, क्योंकि ये अधातु का ऑक्साइड है। इसका है ऑक्साइड, सल्फर अधातु है ना, तो उसका ऑक्साइड है। जैसे CO2 है, CO2 भी एक कार्बन भी एक अधातु है। ठीक है, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का, तो इसका देखो अम्ल बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दे दो, हाइड्रोजन को सामने फेंक दो, क्या बन जाएगा? H2SO3। तो ये एक अम्ल ही तो है। क्या है? एक अम्ल ही तो है। सोच पा रहे हो मेरे जैसा? जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो मैं और एक छोटी सी, ठीक है, हाँ, और एक छोटी सी तो मैं अगर बात बताऊं, ठीक है, मैंने ले लो, मान लो मैंने ले लेता क्या, CO2 प्लस H2O। क्या होता? ऑक्सीजन को ऑक्सीजन देते, हाइड्रोजन को सामने देते, क्या करते? H2CO3। ये कौन सा होता है? ये कार्बनिक अम्ल होता है। ये कौन सा अम्ल होता है? ये होता है कार्बनिक अम्ल। समझ पा रहे हो? तो ये भी तो एक अम्ल है। अधातु का ऑक्साइड था ना, ये अधातु का ऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जगह पे तुम ले लेते SO3, ले लेते H2O, बनाता H2SO4। कैसे बना? हाइड्रोजन को सामने, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन। यही कर रहा हूं ना, यही कर रहा हूं। कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। बट ये क्या बन गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बन गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये क्या करती है? ये गैसेस रिलीज होती होंगी और ये ऊपर जाती होंगी। कहाँ जाती होंगी? ऊपर। और ऊपर जाकर अम्लों का निर्माण करती होगी। किसका निर्माण करती होगी? अम्ल का। और वही वर्षा के जल के साथ गिरता है, वही वर्षा के जल के साथ गिरता है। और जब ये वर्षा के जल के साथ गिरता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा भाई? क्षरण होगा। वही हुआ, वही हुआ। और मेरा जो है ना, मतलब 7 अजूबों में से एक है, वो पीला पड़ती जा रहा है ना, तो उसकी दिक्कत होती जा रही है भाई। तो देख लेते हैं। आगरा में स्थित दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण, है ना, औद्योगिकीकरण के कारण दिन ब दिन अपनी चमक खोते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? अपनी चमक को खोते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो अम्लीय वर्षा का कारण है ना, कारण बनता है। अम्ल वर्षा में मौजूद सल्फ्यूरिक अम्ल संगमरमर के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है, जिससे वास्तुकला का एक ऐसा साधन शानदार प्रदर्शन पीला पड़ जाता है, पड़ने लगा है। चलो अब अभिक्रिया लिख देते हैं। किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। चलो लिखते हैं। H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला है, ठीक है। वो भी कैसा होगा? तनु वाला। कैसा होगा? तनु। लिख देता हूँ तनु। जैसे ही लिया, क्या होगा? इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, प्लस माइनस इक्वल है। पहले वाले का प्लस आ गया Ca+2, दूसरे वाले का माइनस आ गया SO4 -2। सब सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों को। देखो H2 और ये CO3 बन जाएगा H2CO3। क्या बन जाएगा? H2CO3। इसको ब्रेक कर दो, बन जाएगा H2O + CO2। बन गई? हाँ भाई। भाई ये जो बना, यही तो अपना दिक्कत वाला काम हो गया। यही तो अपना दिक्कत वाला काम हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को आने लगा होगा। ठीक है, तो प्रदीप ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। हम्म। चलो भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये CO2 बनाई थी तुमने, देख रही है? ये CO2 रिलीज हुई थी, है ना। अब अगला देखते हैं। अगला आ गया भाई, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर यह अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया हो जाता है ना। अब इन्होंने क्या किया? चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर अघुलनशील कार्बोनेट, है ना, बनने के कारण वह दूधिया हो जाता है। क्यों होता है भाई? देख लेते हैं। चूने का पानी क्या होता है? अभी मैंने बताया तुम लोगों को। उसमें क्या होता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। किसका होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस पर तुम जैसे ही CO2 डालते हो, क्या डालते हो? CO2। CO2 पर अब मतलब समझ रहे हो? अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, है ना, वो दूधिया हो जाता है। कैसे होता है? देखो, यहाँ से है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होता है? एक चीज बनती है जो होती है अपनी CaCO3। क्या बनती है? CaCO3। और क्या रिलीज हो जाता है? H2O। क्या रिलीज हो जाता है? H2O। ठीक है, इसको अगर मैं तुम्हें ध्यान से दिखाऊं तो कैसा रहता होगा? ये ऐसा रहता होगा कि जो Ca है उसके साथ 2 OH रहते होंगे। यहाँ से क्या निकल जाता है? H2O। क्या निकल जाता है? H2O। और ये CaO और CO2 मिलकर क्या बना देते हैं? CaCO3। ये जो होता है मेरा, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? सफेद। क्या होता है? सफेद।
ये आया मेरे प्यारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। एक और सुनो, यदि लंबे समय तक चूने के पानी में CO2 प्रवाहित की जाती है तो वह सफेद अवक्षेप घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। घुलनशील कौन होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अघुलनशील कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी अब अभिक्रिया लिख देते हैं। जो CaCO3 होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये देखो H2O प्लस CO2 के संपर्क में आता है तो ये क्या बना लेता है? ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो कैल्शियम के ऊपर तो +2, हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा होता है? HCO3 माइनस ना, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, क्या हो जाएगा भाई? ये होल ट्वाइस हो जाएगा। बस सिंपल। इनके प्लस माइनस आखिरी में हटा दिया करो, इनके प्लस माइनस आखिरी में क्या कर दिया करो? हटा दिया करो। सिंपल सिंपल है भाई, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके की चीजें मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे से पूछी जाती है तो तुम लोगों को आनी चाहिए, तुम लोगों को आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, निम्नलिखित पदार्थ में अपने विलयन में आयन उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार वियोजित होते हैं? भाई किस प्रकार होते हैं देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? वो होता है HCl। क्या होता है? HCl। यही बता देते हैं। क्या होता है? HCl होता है भाई। HCl ले लिया, पहला वाला देख लो। HCl लिया, जैसे ही तोड़ोगे बनाएगा H+Cl-, क्या बनाएगा? H+Cl-, है ना। दूसरा तरीका भी एक और देखो, नाइट्रिक अम्ल ले लिया, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। जैसे ही बनाओगे बनाएगा H+NO3-। ठीक है, हाँ एक्वस फेज है ना, क्योंकि पानी है ना, एक्वस फेज। जल में डालो। थर्ड सुनो, थर्ड आ गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, जैसे ही पानी में डालोगे बनेगा H+AQ 2H+ और SO4-2 AQ। क्या बात है, क्या बात है, मजा आया। चलो एक और सुनो, फोर्थ आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको तुमने डाला, बना Na+AQ, बस बना OH-। एक्वस मतलब जल में घुला हुआ ना। ठीक है, पिछला अध्याय अच्छे से रिवाइज करके आओ भाई, मजा आएगा उसके बाद बहुत। पांचवा सुनो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पानी में डाला K+OH-। ठीक है, K+OH-। ठीक है, हाँ भाई। अगला क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिक्स्थ होता है जो, वो है MgOH वोल्टाइज। इसको और क्या बोलते हैं बताओ? और क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म आहा हा 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 हा। एक्वास, एक्वास। समझ में आया? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ तो ये कुछ थे भाई, है ना, इनको याद रखना है तुम लोगों को। अगला देखते हैं भाई। सुगंधा जो नाम की एक लड़की है, वो अपने स्कूल में कुछ कुछ कर रही थी, प्रयोगशाला में क्या कर रही थी कि HCl गैस बना रही थी, और वह सूखे गीले लिटमस, नीले लिटमस पेपर को गैस के संपर्क में रखती है। HCl बना रहे भाई। तो सुगंधा HCl गैस बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मों के नाम लिखिए भाई, कौन कौन से अभिकर्मक होंगे? सूखे और गीले नीले लिटमस पत्र में देखे गए रंग में परिवर्तन को बताइए। अच्छा, थर्ड वाला बोल रहा है HCl गैस के जल के सहयोग करने पर आयनों का बनना दिखाइए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला वाला। सुगंधा क्या कर रही होगी? सुगंधा ने क्या किया होगा कि सबसे पहले यहां पर एक चीज लेते हैं, वो क्या होता है? अपना सोडियम क्लोराइड, है ना, नमक। वो जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड लिया, यहाँ NaCl, कौन सा लिया? NaCl। और यहाँ ऊपर से है ना H2SO4 गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है? H2SO4। तो बूंद बूंद करके H2SO4 जब गिरता है तो ऐसी अभिक्रिया होती है, देखो दिखाता हूँ। वहां पर क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, वो H2SO4, H2SO4 क्या लिखोगे तुम? H2SO4। तो यहाँ से एक H, है ना, Cl के साथ निकल जाता है, क्या बना लेता है? HCl। ठीक है, और कौन क्या बनता है? बचा कुचा क्या है सर? NaHSO4, NaHSO4 क्या बनता है? NaHSO4। ठीक है, Na पर प्लस, Cl पर माइनस, और H2SO4 को कैसे लिख लो? HHSO4 क्यों? ठीक है, हाँ भाई।
और ये सब है ना, ये सब 200 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ये सब, मतलब कम टेम्परेचर पर हम करवाते हैं, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर अगर करेंगे ना तो ये जो NaCl है ना, ये चिपक जाता है नीचे, यही। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर भाई आर्द्रता है, आर्द्रता मतलब नमी है अगर, है ना, तो अपने को HCl गैस बिल्कुल एकदम सूखा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, निकास नली में किसका यूज करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज, निकास नली के पास एक चीज का यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली। ये क्या करती है, वो जितनी भी आर्द्रता, जितनी भी नमी होती है उसको सोखने लगती है, क्या करने लगती है, सोखने लगती है, तो जिससे हमें है ना एक तरीके से HCl गैस एकदम सूखा मिलता है। अच्छा, ये कौन सी है गैस, इसको तुम अम्ल नहीं बोलोगे, ये बनेगा क्या अपना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसको अम्ल नहीं बोल सकते। अम्ल हमेशा क्या होगा, एक्वस फेज में होगा, जलीय विलयन होगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये। ठीक है, हाँ। और ये हमारा क्या बना, बताया था भाई पिछली कक्षा में, सोडियम, मतलब पिछली क्लास में, सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम, हाँ बाईसल्फेट, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हाँ भाई। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, और ये हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ भाई। तो भाई अभिकर्मकों के नाम कौन कौन से हैं, वो यही दिए हुए हैं, कौन से अभिकर्मकों के नाम कौन कौन से हो गए भाई, ये लिखना, मैं लिखना है कौन कौन से हैं, वो हमारे NaCl और H2SO4 है। ठीक है, हाँ भाई। और फिर शुष्क नीले में, तो देखो हमेशा याद रखना, जो HCl है, जो HCl है, ठीक है, वो HCl जब पानी में मिलेगा तभी अम्ल का निर्माण करेगा, मतलब HCl अभी गैस है, तो H क्या करेगा, इस H2O को मिलेगा, क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, और क्या बनेगा, Cl-। तो ये जो बना ना ये जल में, इसके कारण अम्लीय व्यवहार आता है, तो अगर ये बन रहा है तो होगा। अब सूखा अगर H, मतलब HCl गैस है, क्या उसमें आयन बनेगा, H+ आयन बनेगा, नहीं, वो तो हवा मोड़ रहा है भाई। H+ आयन कब बनेगा, जब जल में घोला जाएगा, तो जैसे ही जल में घोला उसने बना दिया H3O पॉजिटिव, तो तुम्हें है ना अम्ल, जो अम्ल बना, और अम्ल बना तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। पर मेरे प्यारे बच्चों, क्या गैस में ऐसा हो पाएगा, नहीं, गैस में ऐसा नहीं होगा। तो शुष्क नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अम्ल ही नहीं है भाई अभी। जैसे ही नम लिटमस पेपर लेकर आए, नम में पानी है और HCl गैस आ रही है, तो जैसे ही वो नम लिटमस पेपर के संपर्क में आएगी तो पानी के साथ अभिक्रिया करके वो बनाएगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, वो तुरंत है ना नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो ये एक प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों को आना चाहिए। आया भाई, कहाँ गया, ये रहा। परख नली A तथा B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ठीक है भाई, दो परख नली लेना है अपने को, एक क्या करना है, और उसमें समान लंबाई की क्या लेना है, मैग्नीशियम की पट्टी लेना है। ठीक है भाई। और A और B में क्या हो रहा है भाई, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, दो परख नली मैंने ले ली, और इसके अंदर देखो, इसको अपन बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B। ठीक है, हाँ। और इसके अंदर देखो बल भर देते हैं अपन, कौन सा अम्ल भरे बताओ, ठीक है, ये भर दिया हम। अब क्या हो रहा है भाई, एक के अंदर, ए के अंदर उसने क्या भर के रखा है, ए के अंदर उसने भरा है HCl अम्ल, HCl ले लिया भाई, और यहाँ भर दिया क्या, एसिटिक अम्ल, जो कौन सा होता था, CH3COOH। अब इसके अंदर क्या डाला उन्होंने, मैग्नीशियम की पट्टी डाली, क्या डाली, मैग्नीशियम की पट्टी डाली। अब क्या हुआ, वो ये देखा जाता है कि दोनों अम्लों की मात्रा है ना और सांद्रता समान है, किस परख नली में अधिक बुदबुदाहट होगी, बताओ भाई। देखो, बुदबुदाहट उसमें ज्यादा अधिक होगी जिसमें क्या हो भाई, जिसमें एक प्रबल अम्ल हो, जिसमें क्या हो, एक प्रबल अम्ल हो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो प्रबल अम्ल क्या होगा, ज्यादा H+ आयन देगा, तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, क्या है, धातु है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मैग्नीशियम की HCl के साथ अभिक्रिया करें, Mg पे +2 H के ऊपर प्लस Cl पे माइनस, क्या बन जाएगा, बन जाएगा MgCl2 +H2। अभी करके आए हैं, क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है,
हाँ भाई, ऐसे ही ले लो मैग्नीशियम है ना, इसके ऊपर +2 होता है। अब तुमने ले लिया CH3COO माइनस, ठीक है, और H+, क्या होगा भाई, प्लस माइनस इक्वल करो। अब क्या आ जाएगा, बन जाएगा सर, सबसे पहले Mg ले लेंगे है ना, और उसके सामने कौन है, CH3COO माइनस, ठीक है। अब देखो ये 1 यहाँ आएगा और इसके ऊपर जो 2 है वो वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बन क्या जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, Mg, ठीक है, हाँ Mg, और इसके ऊपर +2 था, इसके साथ आ जाएंगे CH3COO, और ये ट्वाइस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ट्वाइस। इस तरीके से अपन चीज़ें देखते हैं। ये हो जाएगा मैग्नीशियम एसीटेट, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम एसीटेट, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंपल है ना, क्या है, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। तो किस में बुदबुदाहट तेजी से होगी, परखनली ए में बुदबुदाहट तेजी से होगी। क्यों होगी, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः वियोजित होकर H+Cl- आयन देगा, अधिक मात्रा में देगा, ठीक है। और CH3COOH क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, तो कम मात्रा में H+ आयन देगा भाई। और क्या होगा भाई, कम विघटित होगा, मतलब कम हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से कर देंगे, देखो बहुत सिंपल सिंपल से, ठीक है। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, देखो विद्युत धारा क्या होती है पहले तो अपन वो बता दें। तो विद्युत धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है, मतलब जहां पर आवेश बहने लगे, आवेश समझते हो है ना, मतलब जैसे कि H+Cl- ये आयन है, ठीक है, इनके ऊपर आवेश है ना, तो जब ये फ्लो करने लगे, बहने लगे, तो वो क्या होगी भाई, वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न होगी, कहाँ होगी, विद्युत धारा। अब आश्रित जल में कोई विद्युत मतलब आयंस नहीं होते, आश्रित जल में कोई आयंस नहीं होते, तो क्या विद्युत धारा होगी, प्रवाह नहीं। बट देखो अम्ल वर्षा में मैंने तुम्हें दिखाया था कि भाई अम्ल वर्षा में क्या होता है, देखो समझ, कि जो अधातु के ऑक्साइड्स हैं जैसे H2O हुआ, मतलब सॉरी अधातु का ऑक्साइड जो है, जैसे मेरे पास CO2 हुआ, ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, H2CO3। जैसे SO2 बताया था मैंने, क्या बनाया था, SO2, ठीक है, हाँ SO2 जब H2O के साथ अभिक्रिया करेगा बना लेगा क्या, H2SO3। तो ये जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कर देते हैं, जैसे ही है ना वात ऊपर जाते हैं तो ये अम्लों का निर्माण करते हैं, और यही अम्ल है ना वर्षा के जल के साथ गिरता है, जैसे मैंने बताया था, क्या करता है, वर्षा के जल के साथ गिरता है। अब ये वर्षा के जल के साथ गिर रहा है तो क्या होगा सर, वो अम्लीय मतलब वहां पर आयंस उत्पन्न हो जाएंगे, और वो बिजली को क्या कर सकेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकेगा, कंडक्ट कर सकेगा, विद्युत का चालन कर सकेगा। तो आश्रित जल आयनों नहीं बनाता है तथा विद्युत चालन नहीं करता है, विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, ठीक है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 NO2 गैस जल में देखो बता रहे हैं अम्ल बनाते हैं, और ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा चालन होता है। तो जहां आयन उत्पन्न हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर क्या होगा, है ना, विद्युत का चालन हो सकता है, बाकी नहीं होगा। चलो भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 विलयनों में ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान कैसे आते हैं, 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। अम्ल क्षार में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है, 7 तो अम्ल होगा ही नहीं, न क्षार होगा, उदासीन होगा। देखो दिखाते हैं, देखो पीएच क्या होता है पहले हम बताते हैं। देखो पीएच का मतलब जो है सिंपल बताया तुम्हें, ठीक है, हाँ, जो पीएच होता है, अगला देखें हम, पीएच का जो मतलब होता है, पी का मतलब होता है पोटेंस या पोतांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोतांश बोलते हैं अपन, पोटेंस, है ना। इसका ये अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है पावर, क्या होता है, पावर, शक्ति। और H का मतलब होता है H+ की, तो H+ आयन की जो शक्ति है, H+ आयन की जो शक्ति है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, पीएच, क्या बोलता हूँ, पीएच। अच्छा भाई, अब मेरे प्यारे बच्चे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है कि भाई, जो तुम्हारे मतलब सिलेबस में तो है नहीं लेकिन फिर भी लिख लो, -log ऑफ H+ आयन, ठीक है। मतलब एक लॉग में रिलेशन होती है, एक लॉग में संबंध होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पर है ना H+ आयन की एक समझो मात्रा होती है, सांद्रता कहते हैं, कि कितना H+ आयन उपस्थित हो रहा है, कितना उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी सांद्रता की वैल्यू यहाँ पुट की जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कभी इसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁻² मोलर, मोलर मतलब एक सांद्रता की एक इकाई होती है जिसमें अपन मापते हैं, तो 10⁻⁻² हो गए। अब इस लॉग की है ना एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एक प्रॉपर्टी कि जो मतलब एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि अगर log m की पावर n है तो उसको अपन लिख देंगे n log m, लिख देंगे n log m, ठीक है। हाँ भाई, तो जैसे ही अगर मैं बात करूँ पीएच को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ log 10 का बेस ले लो जिसकी वैल्यू 1 होती है,
तो अगर मैं जैसे ही लूँ तो ये आ जाएगा माइनस लॉग है ना, और इसकी वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 10⁻²। अब ये हो जाएगा n log m की प्रॉपर्टी लगा दो, क्या हो जाएगा -10 यहाँ -2 है ना 10, सॉरी ऐसा कर देते हैं। हाँ भाई लेट मी करेक्ट। हाँ तो जैसे ही मैंने इसको किया, ठीक है, हाँ तो जैसे ही मैंने ना -2 सामने आया तो -2 क्या हो गया 2, और ये हो गया log 10, और जो log 10 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्या हो जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। तो pH जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन तुम्हारे में इतना कोई दिक्कत नहीं। क्या किया आपने, सिंपल भाई H+ का कंसंट्रेशन लगा, एक फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होता है log m⁴ n log m, ठीक है, और जब भी log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, कितनी होती है 1, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब अभी तो तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं है तो आगे पढ़ते हैं अपन ये सब, फिर भी हमने देख लिया वो सब, ठीक है, बट ये फॉर्मूला याद रख लेना थोड़ा, कि अगर ऐसा कभी आ जाए तो तुम लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली किस तरीके से ना एक लॉग के रिलेशन में है ना H+ के साथ संबंध रख रहा है क्या pH के, मतलब जितना ये ज़्यादा H+ है, ठीक है, उतना अपना काम हो रहा है। चलो भाई अगला देखते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या होता है कि pH की जो वैल्यूज आती है ना, जैसे कि अगर 7 से कम है, 7 से क्या है कम, मतलब 7 से कम है, 7 से कम है, वो क्या होगा अम्ल होगा, क्या होगा अम्ल। और अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो वो क्या होगा, वो होगा क्षार, क्या होगा क्षार, ठीक है। हाँ भाई अब देखो जैसे कि मैं तुम लोगों को कुछ है ना आ, कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कि है ना जो जठर रस होता है ना, जठर रस जो होता है उसका जो pH होता है, जठर रस का जो pH होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 1.2, ये वैल्यू से याद रखना। और 2.2 किसका होता है, जो होता है नींबू का रस, नींबू का रस सुना है कितना खट्टा होता है, वो 2.2 होता है उसका, pH वैल्यू से याद रखनी। 7 किसका होता है, 7 होता है जल का, है ना, जो उदासीन होता है, ना अम्ल ना क्षार, कैसा होता है उदासीन, ठीक है। हाँ भाई और इससे हल्का सा ज्यादा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा क्या उतना आता है 7.36, 7.3 से 7.4 लिखो, ये किसका होता है रक्त का होता है, किसका होता है रक्त का, याद रखना हमेशा। 10 किसका होता है, 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये याद रखो, ठीक है। हाँ भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और जो NaOH होता है उसका कितना होता है 14 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या था अपना MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। हाँ तो NaOH का कितना होता है भाई, NaOH का 14 होता है। तो ये सारी चीज मेरे प्यारे बच्चों को आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए। अगला देखते हैं तो भाई साहब, ठीक है, इसमें देख लेते हैं तो 4 क्या होगा भाई। अच्छा एक चीज और तुम्हें बतानी है, वो सर जो है ना 7 से जितना दूर होगा, जो 7 से जितना दूर होगा वो उतना प्रबल होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि एक का pH मान 2 है और एक का pH मान 6 है, कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, तो 7 से ज्यादा दूर कौन है 2, तो वो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। और दुर्बल अम्ल कौन होगा 6, समझ पा रहे हो मेरे जैसा। जैसे कि अगर मैं पूछ लूं कि एक एक का pH मान 8 है और दूसरे का pH मान 14, तो दूर कौन है भाई 14 वाला, तो कौन प्रबल क्षार होगा, कौन प्रबल क्षार होगा, तो वो कौन होगा अपना अपना 14 वाला, ठीक है। तो ऐसे तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया, इसको देख लेते हैं भाई। ABCD में तो A का कितना है भाई, A का है सर 4, और 4 क्या होगा भाई, 4 होगा अम्ल, क्या होगा अम्ल। फिर B जो होगा, B का कितना है भाई 1, ये भी क्या होगा अम्ल होगा, और प्रबल होगा बहुत ही, क्यों प्रबल होगा भाई 1 है बहुत दूर है। C का कितना है 11, क्या होगा भाई 4 होगा। D का कितना है, D का है भाई साहब 7, तो क्या होगा भाई ये होगा उदासीन, क्या होगा उदासीन, बहुत बढ़िया। फिर 11 9 किसका है भाई, 9 भी क्या है क्षार, क्या है क्षार ना, ज्यादा है ना। उदासीन किसका था जल का,
ठीक है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। रक्त का कितना होता है? 7.3 से 7.4 होता है ना। जठर रस जो होता है उसका कितना होता है? 1.2। ठीक है। हाँ, नींबू के रस का कितना होता है? 2.2। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है ना। NaOH कॉस्टिक सोडा का कितना होता है? दैट इज कितना होता है? 14। सबसे ज्यादा। तो ये तो मैं पता होना चाहिए था। यह हो गया। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व सुन लो, है ना। तो हमारा जो है ना, पौधे एवं पशु जितने भी होते हैं ना, एक रेंज में, है ना। रेंज मतलब समझते हो, एक सीमा में ही वो क्या करता है, एक वर्क करती है हमारी बॉडी। तो हमारा शरीर 7, है ना, 7 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। ठीक है। और जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या होगी? अम्ल वर्षा होगी। ठीक है। और देखो अम्ल वर्षा देखो कितनी हानिकारक हो सकती है, कि वही जो वर्षा का जल होता है, अम्लीय जल होता है, वो नदियों में जाएगा। अब नदियों में रहने वाले भाई जो जीवधारी हैं, उनको दिक्कत होगी। ठीक है। तो उनके लिए हानिकारक हो सकता है, होता है मतलब। तो ये पता होना चाहिए हमें। और भाई अच्छी उपज के लिए, है ना, पौधों को भी एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। सिंपल है भाई, कि अगर कृषि कर रहा है तो वहां पे भी एक मतलब समझ रहे हो, एक रेंज होती है पीएच की। हाँ, अगर पीएच बढ़ तो और दिक्कत है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि पीएच को ज्ञात होना चाहिए, है ना। हमारी बॉडी में उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है ना, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए बिना, समझ रहे हो, हमारे शरीर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन का पाचन करता है। ठीक है। अब ज्यादा ही अम्ल हो जाए, अम्लीयता हो जाती है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं भाई, एक इनो, मतलब नॉट इनो, या हम कैसे प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? हम प्रति अम्ल का यूज करते हैं, जो क्या होता है हमारा, एक तरीके से एंटासिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एंटासिड्स होते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं, जैसे उसका मुख्य संगठक कौन है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे अंदर जो अम्ल है उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। तो ये एक पॉइंट्स है, इनको तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, ज्यादा इसमें अपन सोचा नहीं करेंगे। पीएच परिवर्तन के कारण दांत क्षय भाई, 5.5 जो पीएच होता है, ठीक है, उससे अगर कम होने पर क्या होने लगता है भाई? दंत का क्षय होने लगता है। हाँ, एक बात याद रखना, जो अपना इनेमल होता है ना, इनेमल समझते हो, है ना, जिससे मतलब हमारी शरीर का सबसे कठोर भाग, वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिख देते हैं। सी ए के ऊपर +2 और फॉस्फेट के ऊपर -3, 3 यहाँ 2 यहाँ क्या हो जाएगा? CA3PO4 होल ट्वाइस, इसका बना होता है। तो ठीक है। तो ये छन्ने लगे भाई तो दिक्कत है भाई। इसलिए भाई दांतों को बार बार साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। फिर पशु एवं, है ना, पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। भाई चींटी ने काट लिया, हम क्या करते हैं? वहां पर क्षार लगाते हैं, उसके अंदर अम्ल होता है, क्षार लगाते हैं ताकि हमें दर्द क्या हो? कम होने। तो जब मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, इसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। मधुमक्खी ने मार दिया भाई, काट लिया, तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा मधुमक्खी का, हाँ हाँ, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल, है ना, मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। ठीक है। जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। समझ रहे हो ना। तो मधुमक्खी ने काटा ही होगा तुम लोगों को। अगली बार अब भाई वो लगाना क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। हाँ, क्या लगाना? हाँ, बेकिंग सोडा। क्या लगाना? बेकिंग सोडा, जो होता है कि अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी देखने वाले। अच्छा, क्या होता है? एक क्वेश्चन है अगला, उदासीनीकरण से, कि NaOH का 10 ml विलयन, कितना ml? 10 ml विलयन के लिए 8 ml HCl से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ठीक है। तो हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें, तो उदासीन करने के लिए HCl कितनी मात्रा होगी? सिंपल है भाई, ऐसे तो मन में ही लग रहा होगा, लेकिन इसको एक प्रॉपर तरीके से सुन लो भाई। 10 ml के लिए 10 ml NaOH, ठीक है, उसके लिए कितने ml, अगर हम बात करें, HCl लगता है, सॉरी 8 ml लगता है। कितना ml लगता है? 8 ml HCl लगता है। तो 8 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगता है भाई साहब। जो 20 ml NaOH है, कितना ml है? 20 ml NaOH है, उसके लिए कितना लगेगा? तो बोल दो x लगेगा। अब क्रिस क्रॉस कर दो, तो x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू 8, तो 20 इंटू 8, 20 इंटू 8। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब क्या कर दो? इस 10 को नीचे ले जाओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10। 0 0 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो भाई कितनी मात्रा लगेगी, है ना, कितनी मात्रा लगेगी?
16 ml, कितनी मात्रा लगेगी? 16 ml। क्या लिख लोगे यहाँ, क्या लिख लो कि भाई HCl, हाँ NaOH का यदि हम उसका 20 ml है तो उदासीन करने के लिए HCl कितना चाहिए? HCl की आवश्यक मात्रा, आवश्यक आवश्यक मात्रा जो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी कितना? 16 ml। तो ये और चीज तुम ध्यान रख लो कि इस तरीके की प्रश्न तुमको करना हो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है? हाँ भाई, मजेदार, मजा आया। और देखते हैं सर, अगला जो प्रश्न है वो क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण कैसे तैयार हो किया जाता है? पीने के पानी में इसका उपयोग किस प्रकार के, किस तरीके से किया जाता है? तो देखो ध्यान से, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaOCl2, है ना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम, है ना। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, क्या है? कैल्शियम ऑक्सी, है ना। और क्लोराइड, जिसको अपन ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। विरंजक क्या है भाई? जो रंग उड़ा दे, क्या होता है? जो रंग उड़ा दे, तो रंग उड़ाने वाली चीज है ये, है ना। इसका उपयोग करते कैसे करते हैं? CaOH वोल्टॉइस के ऊपर कौन सी गैस निकालते हैं? क्लोरीन गैस निकालते हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना अपना, ऐसा OH, ठीक है। इसमें से पानी निकाल दो, क्या निकाल दो? पानी। और इसके साथ क्या लिया हो? Cl2। तो जैसे ही पानी निकलेगा क्या बन जाएगा? CaOCl2, और पानी निकल गया H2O। इससे H ले लिया, इससे OH ले लिया, क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। हाँ भाई, और CaOCl2 ऐसा लिख दिया। इसको मैं बोलूंगा क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जो हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर तुम क्या बोलते हो ना, क्या बोलते हो? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ गया, ठीक है। हाँ भाई, इसके बारे में और थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में प्रयुक्त क्लोरीन ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान मिलती है। ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जो NaCl होता है, NaCl का क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बनता है Na, हाँ सोडियम धातु मिलती है, और क्या मिलता है? Cl2 मिलता है। क्या मिलता है? Cl2 मिलता है, ठीक है। वो जो क्लोरीन है, ठीक है, हाँ, सोडियम के क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से मिला, तो ये जो है ना, ये क्लोरीन गैस जो हमें मिली, वही उसका अपन उपयोग करते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से इसका उपयोग पीने के पानी में कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है वो क्या है? तो वस्त्र उपयोग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, मतलब वहां पे रंग उड़ाने के लिए करते हैं। कागज फैक्ट्री में यूज करते हो भाई तुम लोग, है ना। लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए तो भी यूज करते हो, है ना। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका क्या करा जाता है? यूज किया जाता है। और जैसे मैंने बताया, पीने वाले जल को, है ना, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, मेरे प्यारे बच्चों को आने चाहिए भाई। अगला सुनो, आप कुछ और पॉइंट्स, मतलब और विलियन है ना, और यौगिक है, उनके बारे में और थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाह करने पर, किसके विलयन से? जलीय विलयन से, ध्यान से समझना। तो मतलब यहां पर भी है ना, विद्युत अपघटन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो जलीय क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब इसमें दो चीज और, हाँ, यहाँ पर क्या होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और क्षार दोनों क्या करते हैं? निकलते हैं, बनते हैं, ठीक है। उत्पाद में यहाँ पर क्या निकलता है? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, ठीक है। तो भाई इसको मैं तुम्हें एक छोटा सा बताऊं, तो ये देखोगे तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो देखो ये जो अभिक्रिया होती है कि NaCl प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा भाई? 2NaOH प्लस Cl2 प्लस NO2। अच्छा, Cl के ऊपर कैसा होता है? आवेश माइनस होता है, तो ये हमेशा किस पर निकलेगी? एनोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस, तो किस पर निकलेगा? माइनस वाले पे, मतलब कैथोड पर निकलेगा। किस पर निकलेगा? कैथोड पर निकलेगा, जो कैसा होता है? नेगेटिव। हमेशा नहीं होता लेकिन ये, मतलब मैं अगर तुम्हें बताऊं, एनोड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में अगर हम बात करें, विद्युत अपघटन की प्रोसेस में, वो क्या होता है? एनोड पॉजिटिव होता है, तो उस पर नेगेटिव वाली गैस निकलेगी, जो एनोड अपना Cl2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, H प्लस होता है ना, हाँ, तो वो किस पर निकलेगा? कैथोड पर निकलेगा, ठीक है। ये सिंपल था भाई, ये पता होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें ध्यान से देखूं, है ना, तो अपनी जो योजना है वो यहाँ दिखाते हैं
यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एनोड है, इंग्लिश में लिखते हैं, ये कैथोड है। क्या बात है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ से तुम क्या डालोगे, NaCl यहाँ से तुम NaCl डालोगे और वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड डालते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से ब्राइन सप्लाई होता है, और जैसे ही है ना, यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वियोजन होता है। कौन कौन सी चीज मिलती है हमको, यहाँ पर ये कौन सा है, एनोड है ना, तो एनोड पे अपने को क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है। यहाँ क्लोरीन गैस मिलती है, और यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ भाई, और बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, जैसा मैंने बताया, क्लोरीन गैस कहाँ होती है, एनोड पर मुक्त होती है, एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया भाई। अगला देखते हैं भाई, बेकिंग सोडा। देखो भाई, इसको कैसे बनाते हैं, तो देखो बेकिंग सोडा का अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं, वो क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तो देखो सोडियम का भाई, सोडियम कहाँ से ले लो, तो इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, NaCl। सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिल जाएगा भाई, समंदर में सोडियम क्लोराइड ही सोडियम क्लोराइड है। फिर हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन का स्रोत कहाँ मिल जाएगा, जल, ठीक है। कार्बोनेट का कहाँ मिल जाएगा, CO2। और एक चीज़ और याद रखनी, वो है अमोनिया, NH3। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है सर सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ भाई, सोडियम क्लोराइड, ये मेरा जल है, ये मेरा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हाँ भाई साहब, ये मेरा अमोनिया है। तो जब है ना ये अभिक्रिया करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बनता क्या है, जो बना रहा है वो क्या होगा हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और एक चीज़ रिलीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारी, अमोनियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा। क्या है अपना, बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा का मुख्य संगठक है। क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या होता है मालूम तुम्हें, बेकिंग सोडा में दो चीज़ का मिक्स होता है, एक ये होता है NaHCO3, और इसके साथ टार्टरिक अम्ल रहते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है, प्लस क्या होता है अपना, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इधर देख। हाँ भाई, तो ये हमें याद रखना है भाई, जैसा बताया मैंने, बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग है, ऐसे बनता है, ठीक है। इसको रिसाइकल करते हैं अपन किससे, चूने के पानी से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेता है हमारा, हमारा बना लेता है NH4OH, ठीक है। और जिसका हम फिर से क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, है ना, अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं भाई, अगला सुनो। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी और केक। देखो भाई, यहाँ पर क्या निकल रहा है भाई, हाँ एक सेकंड में बताते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, ठीक है, एवं टार्टरिक अम्ल जैसे का एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने किया जाता है, तो ये जल में या जल में मिलाया जाता है, तो निम्न अभिक्रिया होती है। देखो क्या होता है कि जैसे ही है ना, NaCO3 को तुम गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, ठीक है। हाँ, किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, H+ ले लो, एसिड है ना, अम्लीय माध्यम। इसके साथ क्या बनेगा भाई, देखो Na+ का एक सॉल्ट बनेगा, Na+ का सॉल्ट बनेगा जो अम्ल के साथ आएगा, और H+ और HCO3 मिलकर बनाएंगे H2CO3। क्या बनाएंगे, H2CO3, जो वापस टूट कर किस में बनाएंगे, CO2 + H2O। तो ये जो CO2 है ना, जैसे तुम बेकिंग सोडा को है ना, मतलब अगर हम बात करें जहाँ पर भी तुम देखोगे ना, पाव रोटी वगैरह में या केक में, है ना, हम जब गर्म होता है, पाव रोटी वगैरह बनाते हैं, जब गर्म होता है, ये CO2 गैस निकलती है और एकदम फूल जाती है। क्या निकल जाती है, गैस निकलती है भाई, छोटे छोटे तुम होल्स देख सकते हो वहाँ पर ना, छोटे छोटे छिद्र देते हैं, वो किसके होते हैं, वो CO2 गैस निकलने के कारण। तो उठाया खमीर को उठाया या फुलाया जाता है, ठीक है, मैं खमीर उठाया या फुलाया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिड्स का एक मुख्य संगठक है,
ठीक है, एंटासिड समझते हो ना? हाँ, प्रति अम्ल, एसिडिटी वगैरह में यूज करते हैं कि क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके पहुंचाता है भाई। हाँ ठीक है। सोडा अम्ल का, है ना, मैंने बताया था अग्निशामक में भी उपयोग होता है। सोडा अम्ल का किस में होता है? अग्निशामक में भी उपयोग होता है। क्यों होता है भाई अग्निशामक? बताया था मैंने कि CO2 रिलीज करते हैं, और CO2 क्या करती है भाई? आग बुझाने में काम होती है। चलो धोने का सोडा कैसे बनता है देखो सुनाते। तो धोने का सोडा क्या कर दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दो। तो क्या कर दो भाई? वही सन दिखाते हैं कि NaHCO3 को गर्म कर दो। जैसे ही तुम गर्म करते हो तो बनता है Na2CO3। क्या बनता है? Na2CO3। इसकी 2 यूनिट्स लेते हैं। और क्या होता है देखो, जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, है ना, ध्यान से समझो, अगर तुम ध्यान से समझोगे इसको, ऐसा कुछ होता है कि मैं यहाँ लेता हूँ NaHCO3, ठीक है, और एक और ले लो NaHCO3। अब क्या होगा भाई? 2 Na जो है और एक CO3 है, ठीक है। हाँ, जो Na और CO3 है, मैं तुम्हें दिखाऊं कि ये जो Na है ना, और ये जो CO3 है, ठीक है, Na और ये जो CO3 है, ठीक है। हाँ, ध्यान से, लेट मी करेक्टेड एक बार और। क्या हो रहा है भाई? हाँ भाई, कैसे कैसे अंक जा रहे हैं। अब सुनो, अब Na जो है ना, Na जो है ये दिया हुआ है ना, ये जो Na, ये CO3 और ये Na, ठीक है, ये मिलके क्या बना लेते हैं? Na2CO3। क्या बना लेते हैं? Na2CO3। और ये बनाते हैं H2CO3। H2CO3 विघटित होकर क्या बनाता है? H2O + CO2। वही अभिक्रिया को अपने को लिखना है। ये क्या बनाएंगे? H2O + CO2। ठीक है, कैसे हुआ? अभी ध्यान से देखोगे तुम, 2 Na और एक CO3 मिलकर Na2CO3 बना लिया, और 2 H और एक CO3 ने H2CO3 बनाया, जब विघटित होकर H2O + CO2 बना रहा है। तो ये बहुत प्यारी सी बात है, मेरे प्यारे बच्चों को आनी चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। धोने का सोडा में क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग भाई कहाँ कहाँ करते हो? सावन एवं कांच उद्योग में करते हैं। इसका उपयोग बोरेस जैसे, है ना, महत्वपूर्ण यौगिक में भी किया जाता है, ठीक है, और सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, ठीक है। फिर एक बात करें किसकी, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई में करते हैं भाई, है ना। और क्या है? जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ये याद रखना तुम लोग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो देखो जिप्सम एक होता है जो क्या होता है हमारा CaSO4.2H2O। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका उपयोग करते हैं अपन कैसे कि जो जिप्सम होता है ना, CaSO4, एक जिप्सम होता है और एक क्या होता है, एक और याद रख लो, MgSO4 ना .2H2O। इसको मैं बोलता हूँ इप्सम। क्या बोलता हूँ? इप्सम। तो जब इसको मैं गर्म करता हूँ कितने पे? 373 केल्विन, या पर डिग्री सेल्सियस में लिखना तो 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही तुम इसको गर्म करते हो तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट, और इसमें से 1.5 H2O निकल जाता है। कितना निकल जाता है? 1.5। तो बचेगा कितना? आधा। कितना बचेगा? आधा। और हाँ, है ना, एक सही 1.5 निकल जाता है, 1.5 H2O निकल जाता है, बचता है आधा। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ लिख देते हैं, इसको मैं बोलता हूँ CaSO4। देखो इसको क्या बोलेंगे अपन? Ca मतलब कैल्शियम। क्या बोलेंगे? कैल्शियम। मैं बोलूंगा कैल्शियम, ठीक है। और ये जो हो गया ना, ये इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। अब एक बात याद रखो, ये जो डॉट करके लिखा है ना, इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलन का जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। मतलब ये है ना, बहुत आर्द्रता से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, नमी होती है ना उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इन अणुओं को अपने मॉलिक्यूल में ऐड कर लेते हैं, अपने, है ना, अपने यौगिक में, अपने जो फॉर्मूला यूनिट है उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलन का जल, है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 2 हैं तो डाई और हाइड्रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डाई हाइड्रेट। वैसे ही अगर हम बात करें, इसका नाम क्या हो जाएगा सर? कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है, हाँ, कैल्शियम, ठीक है, हाँ, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आधा है तो हेमी हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? हेमी हाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाँ भाई। और इसके साथ क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, ये कैल्शियम सल्फेट का निर्माण, वो सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, है ना, ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हड्डी वगैरह टूट जाती है ना, जो मूर्तियां वगैरह बनाने में,
या हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वो प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो ऐसे जिप्सम को हीट करते हैं और ये चढ़ा जाता है, तो इसका ये अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये पता होना तुम्हें चाहिए, ठीक है। क्रिस्टलन का जल क्या कहलाता है वो भी तुम याद रखना, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर मैं क्रिस्टलन की जल की एक डेफिनेशन बोलूँ तो लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक होता है CuSO4.5H2, इसको मैं बोलता हूँ नीला थोथा। क्या बोलता हूँ? नीला थोथा। और इसका रासायनिक नाम क्या बोलोगे तुम लोग? कॉपर है तो कॉपर, ठीक है, और सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट, और 5 को बोलते हैं पेंटा, तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, है ना। हाइड्रेट मतलब जल। तो ऐसे तरीके के बेटा तुम लोगों को आने चाहिए, मजा आता है, ठीक है। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम खत्म करने जा रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर तो हम चीजें करवा रहे हैं, आपको बहुत जरूरी है, तो कभी भी ना नोट्स बनाने को, मतलब नोट्स बनाने की हमेशा कोशिश करा करो। और दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है ना, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको सबसे पहले सॉल्व करना। ये 2 चीज कर ली, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं बोलूंगा फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को है ना ये अप्रोच रखनी है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको एक बार और शुभकामना दे रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर भी खत्म कर लिया है, और इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं। बाय बच्चों, है ना।